इंसैनिटी नॉवेल्स लाइब्रेरी चैनल पर आपका स्वागत है। लेट्स स्टार्ट स्टोरी। अध्याय 1, खलनायक के रूप में पुनर्जन्म। मैं सीधे नायक के सुरक्षित ठिकाने पर कब्जा कर लूंगा। बॉस, वो लड़का सचमुच हमसे कर्ज लेने आया था। 40 लाख, एक पैसा भी ज्यादा नहीं। अच्छा काम। झाओ मिंगजे ने अपने हाथ में पकड़ी सिगरेट को बुझा दिया। उसका पूरा शरीर उत्तेजना से कांप रहा था। बस यही है, यही वो समय है। झांगी, इस बार तुम्हें मारने की मेरी बारी है। झाओ मिंगजे का पुनर्जन्म हुआ था और उनका पुनर्जन्म एक ऐसे उपन्यास में हुआ था जिसे उन्होंने कभी पढ़ा था, जिसका नाम था फ्रोजन सेफ हाउस। उसने सोचा था कि वह सत्ता की कल्पना में एक शक्तिशाली नायक की भूमिका निभाकर सुखी जीवन का आनंद ले सकता है, लेकिन उसने वास्तविकता और अपनी कल्पना के बीच एक मामूली अंतर पाया। वह खलनायक झाओ मिंगजे के शरीर में स्थानांतरित हो गया था। किताब में झाओ मिंगजे एक गिरोह का सरगना था। 2050 के वैश्विक प्रलय के दौरान उन्होंने अपने उत्कृष्ट नेतृत्व और लचीले नैतिक मूल्यों पर भरोसा करते हुए अपने अधीनस्थों को करियर बनाने में मार्गदर्शन किया। लेकिन फिर भी वह भाग्य के हाथों और झांगी के भाग्य के प्रभाव में आ गया और अंततः नियति के बच्चे द्वारा अपने ही घर में मारा गया। सार्वजनिक उपद्रव को दूर करने के नाम पर झांगी ने लोगों के दिलों में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की और एक ही झटके में इस आवासीय भवन के बिल्डिंग लीडर भी बन गए। लेकिन क्या झाओ मिंगजे ने जो किया वह वास्तव में इतना जघन्य था कि उससे ईश्वर का प्रकोप भड़क उठा। सर्वनाश के बीच झाओ मिंगजे भी बाकी सभी की तरह बस जीवित रहना चाहता था। उसने जो किया वह झांगी के किए से बिल्कुल अलग नहीं था। फर्क सिर्फ इतना था कि झांगी नियति का पुत्र था, जबकि वह सिर्फ एक खलनायक था जो नायक के लिए सीढ़ी का काम कर रहा था। झाओ मिंगजे किताब में अपने भाग्य को देखकर कुछ हद तक स्तब्ध रह गया। अगर वह बदलाव नहीं ला सका तो किताब में लिखे अनुसार झांगी द्वारा उसकी हत्या कर दी जाएगी और यहाँ तक उसके शव को दूसरे लोग खा भी सकते हैं। झाओ मिंगजे का इतनी छोटी भूमिका में पुनर्जन्म होना उनके लिए बस हंसने और अपने जीवन को फिर से शुरू करने की तैयारी करने जैसा था। लेकिन अप्रत्याशित रूप से आत्मा के पुनर्जन्म के अलावा उसे एक विशेष क्षमता भी प्राप्त हो गई। एक विरोधी, गोल्डन फिंगर। झाओ मिंगजे को एक प्रोग्रेस बार दिखाई दे रहा था। हर बार जब वह भाग्य के बच्चे की गतिविधियों में बाधा डालता तो उसका प्रोग्रेस बार बढ़ता और उसे पुरस्कार मिलते। जब यह 100% तक पहुंच जाता और वह भाग्य के बच्चे को मार देता तो वह सीधे उसकी शक्तियों को लूट सकता था। इस क्षमता के बल पर उसके पास भाग्य के पुत्र से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त पूंजी थी। झाओ मिंगजे ने कमरे में खड़े अपने 5 वफादार अधीनस्थों की ओर देखा और कहा, चलो चलते हैं। उस बच्चे ने जाल में फंस गया है। समय रेखा के अनुसार उसे अब लोगों को वापस लाना चाहिए, अपने कछुए का खोल बनाने की तैयारी करनी चाहिए। झाओ मिंगजे जेब में हाथ डाले आगे आगे चल रहे थे। उनके पीछे उनके उग्र दिखने वाले अधीनस्थ चल रहे थे। लिफ्ट 25वीं मंजिल पर रुकी। अपार्टमेंट के बाहर से भी वे झांगी को मरम्मत करने वालों से बात करते हुए स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। कैसा रहेगा? मेरे घर के क्षेत्रफल को देखते हुए इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा? लगभग 20 दिन। पुनर्निर्माण की कठिनाई अधिक नहीं है। मैं गारंटी देता हूं कि यह निर्धारित समय के भीतर पूरा हो जाएगा। दरवाजे के बाहर खड़े झाओ मिंगजे ने उपहास किया। झांगी को बहुत पहले से ही पता था कि दुनिया का अंत निकट है और वह वर्तमान में अपने घर को एक आश्रय स्थल में बदलने की योजना बना रहा था। जब तक वह झांगी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता था, झाओ मिंगजे को खुशी मिलती थी। उसने एक बेसबॉल बैट उठाया, उसे दरवाजे पर पटका और चिल्लाया, मुझे लगता है कोई घर पर है। मेरे लिए दरवाजा खोलो। बातचीत में बाधा उत्पन्न हुई और झांगी के चेहरे पर कुछ नाराजगी के भाव आ गए। वह स्वर का पुनर्जन्मित प्रिय था, वह नायक जो प्रलय में शानदार ढंग से चमकने वाला था। यह कुत्ता कहाँ से आया है जो इस तरह भौंक रहा है? बेशक प्रलय अभी तक नहीं आया था और उसके पास अभी तक इनमें से कोई भी चीज नहीं थी। झांगी को पहले जाकर देखना था कि क्या हो रहा है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, झांगी के कंधे पर एक बेसबॉल बैट रख दिया गया और झाओ मिंगजे का घमंडी चेहरा सामने आ गया। झांगी, यह व्यक्ति कौन है? उस आदमी ने भौहें चढ़ाई, लेकिन तुरंत ही मुस्कुराते हुए कहा, श्री झांकी, हाल ही में एक नवीनीकरण योजना है। उन्होंने मुझे ही नवीनीकरण के लिए नियुक्त किया है। हम नवीनीकरण? क्या आपको नवीनीकरण के लिए लोन टेक सिक्योरिटी से लोगों को किराए पर लेने की जरूरत है? झाओ मिंगजे ने स्क्रिप्ट पढ़ ली थी और वह बहुत पहले से ही इस व्यक्ति की पहचान जानता था। और जिस लोन टेक सिक्योरिटी का उसने जिक्र किया था वह राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध सुरक्षा समूह था। इस समूह का कारोबार बहुत व्यापक था, जिसमें व्यक्तिगत सुरक्षा से लेकर धनी लोगों के लिए सर्वनाश आश्रय स्थल बनाने तक की सेवाएं शामिल थीं। ये सभी सेवाएं उनकी क्षमताओं के दायरे में थीं। एक राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त सुरक्षा समूह होने के नाते वे गोपनीयता समझौतों का सख्ती से पालन करेंगे और अपने ग्राहकों के बारे में कोई भी जानकारी कभी भी किसी को लीक नहीं करेंगे। लेकिन उसे कैसे पता चला? झाओ मिंगजे के बेपरवाह वाक्य ने झांगी और उसके पीछे खड़े वास्तुकार को तुरंत चौंका दिया और उनकी आंखों में संदेह भर गया, क्योंकि वे एक दूसरे को देख रहे थे। झांगी को अच्छी तरह याद था कि अपने पुनर्जन्म से लेकर अब तक उसने किसी को भी प्रलय के बारे में कुछ नहीं बताया था, और तो और यह जानकारी भी नहीं दी थी कि वह एक आश्रय स्थल बनाने जा रहा है। यह जानकारी दूसरे पक्ष द्वारा ही लीक की गई होगी। इस क्षण दोनों एकमत हो गए। वास्तुकार और झांगी दोनों की आंखों में गुस्सा झलक रहा था। वास्तुकार ने झांगी से एक शब्द भी नहीं कहा और सीधे कमरे से बाहर निकल गया। धिक्कार है, तुमने मेरी जानकारी लीक कर दी और फिर भी तुम्हारे चेहरे पर वही भाव हैं। झांगी की आंखों में धोखे से उपजा क्रोध भरा हुआ था, लेकिन झाओ मिंगजे के यहाँ होने के कारण उसने सीधे तौर पर अपना गुस्सा निकालने की हिम्मत नहीं की। वह केवल लोन टेक सिक्योरिटी को जाते हुए देखता रहा।
झाओ मिंगजे ने उन्हें नहीं रोका, बल्कि झांग यी को लोंगटेंग के लोगों को गुस्से में विदा करते हुए देखा। वह अपने अधीनस्थों के साथ झांग यी के घर में घुस गया और झांग यी की भ्रमित लेकिन आक्रोशित निगाहों का आनंद लेते हुए झाओ मिंगजे को बेहद खुशी का अनुभव कराया। भाईजे, इसका क्या मतलब है? यह मेरा घर है, कृपया चले जाइए। झाओ मिंगजे ने झांग यी को नजरअंदाज किया और सीधे सोफे पर जाकर बैठ गए। आपका घर? आप सपने में जी रहे होंगे। आज से यह घर मेरा है। भाईजे, ये ठीक नहीं है। ये मेरे माता पिता ने मुझे उनके देहांत से पहले दिया था। ये तुम्हारा कैसे हो गया? खुद ही देख लो। झाओ मिंगजे ने हाथ हिलाया और एक अधीनस्थ ने अभी अभी फैक्स द्वारा भेजी गई ऋण रसीद को कॉफी टेबल पर पटक दिया। रसीद पर लिखावट स्पष्ट थी, जिसमें साफ तौर पर लिखा था कि झांग यी ने स्विट्जरलैंड के पास 4 मिलियन में घर गिरवी रखा था और झाओ मिंगजे ही इस कंपनी के असली मालिक थे। आपने घर मेरे पास गिरवी रखा है, इसलिए अनुबंध के अनुसार यह घर अब मेरा है। दुनिया के अंत से निपटने में घर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। इमारत की सुरक्षा के बिना बाहर खुले में रहने से ठंड से मौत हो जाती। एक बार सर्वनाश का अनुभव कर चुके झांग यी को इसका महत्व पता था और वह कभी भी झाओ मिंगजे को घर छीनने नहीं दे सकते थे। भाईजे, मैंने ये पैसा कारोबार के लिए लिया था। मैंने घर गिरवी रखा था, लेकिन क्या मैं इसे 2 महीने में वापस नहीं चुका पाऊंगा? 2 महीने बाद? मुझे तो यह भी नहीं पता कि 2 महीने बाद तुम कहाँ होगे। मैं इस घर में रह रहा हूँ। जब तुम पैसे वापस कर दोगे, तब मैं यहाँ से चला जाऊंगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं अभी चला जाऊं? झाओ मिंगजे ने कॉफी टेबल पर हाथ पटका और झांग यी की ओर हाथ बढ़ाया। मुझे 70 लाख दो, 7 मिलियन। आप तो बहुत निर्दयी हो रहे हैं। मैंने तो सिर्फ 4 मिलियन उधार लिए थे और अब मुझे इतना चुकाना पड़ेगा। झांग यी गुस्से से दांत पीस रहा था, लेकिन वह जितना ज्यादा ऐसा करता गया, झाओ मिंगजे उतना ही खुश होता गया। कर्ज चुकाना स्वाभाविक है। जब तक पैसा नहीं चुकाया जाता, घर वापस नहीं दिया जाएगा। डॉट डॉट डॉट। रुका हुआ। अब फ्यूचर एड्स। अध्याय 2, एंटी चीट, जो आपको नायक को मारने में मदद करता है। झाओ मिंगजे के चेहरे पर हल्की व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। इसके विपरीत झांग यी क्रोध से कांप रहा था। अभी प्रलय नहीं आया था। इस समय झांग यी के पास झाओ मिंगजे जैसे व्यक्ति से निपटने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन भाग्य के पुत्र होने का उसका गर्व उसे आसानी से सिर झुकाने नहीं देगा। झाओ मिंगजे, आपको पता होना चाहिए कि इस तरह का ब्याज लेना निश्चित रूप से गैरकानूनी है। अगर मैं आप पर मुकदमा करता हूं, तो शायद आपको जेल जाना पड़ेगा। झाओ मिंगजे ने कंधे उचकाते हुए कहा, तो जाओ। मेरे अधीन 100 से ज्यादा भाई हैं। अगर मैं अंदर गया, तो मैं उनसे रोज आकर हंगामा करवाने का इंतजाम करूंगा। कम से कम मैं यह सुनिश्चित कर सकता हूं कि तुम 2 महीने तक अपने घर से बाहर कदम नहीं रख पाओगे और कुछ भी नहीं कर पाओगे। झाओ मिंगजे ने अपना फोन उठाया। क्या मैं आपकी कॉल करने में मदद करूं? इस घमंडी प्रदर्शन को देखकर झांग यी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं, जबकि झाओ मिंगजे के गुर्गे धीरे धीरे उसके करीब आने लगे। झाओ मिंगजे, हद से ज्यादा मत करो। तुम्हें मुझसे इस तरह का रवैया अपनाने की इजाजत किसने दी? झाओ मिंगजे के हाथ के इशारे पर उसके पीछे खड़ा एक गुर्गा झांग यी के घुटने पर लात मार गया, जबकि 2 अन्य लोगों ने उसके कंधों को पकड़ लिया और उसे जमीन पर घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। झांग यी के मन में क्रोध उमड़ रहा था। उसका पुनर्जन्म सबको अपने पैरों तले रौंदने के लिए हुआ था, न कि फिर से इस तरह उत्पीड़ित होने के लिए। उसकी उम्मीदों और हकीकत के बीच बहुत बड़ा अंतर था। घुटने टेकने के लिए मजबूर होने के बावजूद झांग यी अभी भी झाओ मिंगजे को टकटकी लगाकर देख रहा था। क्या बात है? यकीन नहीं हुआ? झाओ मिंगजे ने झांग यी के चेहरे पर थपथपाते हुए कहा। अगर यकीन नहीं भी हुआ, तो भी तुम्हें मुझे पैसे वापस करने होंगे। अगर तुमने कर्ज चुकाए बिना इस घर में कदम रखने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। झांग यी की आंखों में क्रोध और घृणा भरी हुई थी और उसके दिल में हत्या करने का इरादा पनपने लगा था। जब प्रलय आएगा, तो मेरे सामने ऐसा व्यक्ति चींटी के समान होगा। आज तुमने मुझे जितनी भी तकलीफें दी हैं, बर्फीले तूफान के आने पर मैं उसका दोगुना बदला चुकाऊंगा। आज की हार मैं स्वीकार करता हूँ। मैं तुम्हें इसका बदला चुका दूंगा, लेकिन ज्यादा घमंड मत करना। आज तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है, उसे याद रखना, एक दिन तुम्हें इसका पछतावा होगा। हम भविष्य के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर तुम जिद्दी बने रहे, तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हें अभी पछतावा होगा। झांग यी ने अपने गुंडों की पकड़ से खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष किया। झाओ मिंगजे ने अपने आदमियों को उसे छोड़ने का इशारा किया और उन्हें उसे और अधिक जकड़ने से रोक दिया। फिर भी झांग यी झुकने को तैयार नहीं था। उसने झाओ मिंगजे को घूरते हुए कहा, मैं तुम्हें जल्द से जल्द पैसे वापस कर दूंगा, लेकिन हमारे बीच का रिश्ता इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। ये शब्द कहकर झांग यी गुस्से में बाहर निकल गया। उसका एक साथी उसके पीछे भागना चाहता था, लेकिन झाओ मिंगजे ने उसे रोक दिया। परेशान मत होइए, मैं देखना चाहता हूं कि आजकल वो किस तरह की हलचल मचा सकता है। क्या वो मेरे साथ 30 साल पूर्व 30 साल पश्चिम वाला नाटक करने की कोशिश कर रहा है? क्या उसमें इतनी काबिलियत भी है? उन्होंने सचमुच ऐसा किया? झांग यी कौन था? वह एक बेहद भाग्यशाली व्यक्ति था, जिस पर भाग्य की कृपा थी। एक उपन्यास के नायक के रूप में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो वह चाहता था और उसे नहीं मिल सकती थी, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसे वह मरा हुआ देखना चाहता था और जो मरता नहीं था। लेकिन फिर भी झाओ मिंगजे ने झांग यी को सीधे मारने की हिम्मत नहीं की। इस तथ्य को एक तरफ रखते हुए कि सिस्टम इसकी अनुमति नहीं देता था, अगर उसने वास्तव में ऐसा किया होता और वह भाग्य किसी और भी अधिक शक्तिशाली व्यक्ति को मिल जाता, तो झाओ मिंगजे के जीवित रहने की संभावना काफी बढ़ जाती। इसके अलावा झांग यी का अभी भी उपयोगिता मूल्य था।
भाग्य के बच्चे को दबाकर वह सिस्टम पुरस्कार प्राप्त कर सकता था। डिंग। मेजबान को बधाई हो, जिन्होंने झांग यी को आश्रय बनाने से रोका और पहली बार मूल कहानी की प्रगति में हस्तक्षेप किया। नवागंतुक पुरस्कार जारी कर दिया गया है। क्या आप इसे प्राप्त करना चाहेंगे? झाओ मिंगजे के दिमाग में एक आवाज गूंजी और झांग यी की प्रगति का पैमाना तेजी से बढ़ा, जिसमें 10% की वृद्धि हुई। वाह, इस रफ्तार से तो झांग यी मौत के बहुत करीब है। दावा करना। 6 ग्लॉक G17 पिस्तौल, 3004-5 कैलिबर गोला बारूद, 12 लेवल एफ बॉडी आर्मर प्राप्त किए गए। सभी आइटम सिस्टम स्पेस में संग्रहित कर लिए गए हैं। वर्तमान स्पेस का आकार 100 वर्ग मीटर। अरे बाप रे, ये भी मिलते हैं। ये सिस्टम तो बहुत ही भरोसेमंद है। केवल पिस्तौल की बात करें तो ड्रैगन राष्ट्र में उन्हें प्राप्त करना लगभग असंभव था। हालांकि खुद झाओ मिंगजे के पास एक ऐसी चीज थी, लेकिन वह इसके लिए चुकाई जाने वाली कीमत को अच्छी तरह जानता था। और ग्लॉक का प्रदर्शन उसके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली घर में बनी बंदूक से कहीं बेहतर था। खूबसूरत देश की पुलिस बंदूक होने के नाते वह इसका इस्तेमाल एक अलौकिक आधुनिक तकनीक अमेरिकी एआई जुत्सु का अभ्यास करने के लिए भी कर सकता था। इसके अलावा सिस्टम स्पेस के अस्तित्व ने झाओ मिंगजे पर आश्रय बनाने के दबाव को काफी हद तक कम कर दिया। पर कथा में तो यही झांग यी की क्षमता थी। किसने सोचा होगा कि उसे दबाकर वही क्षमता हासिल की जा सकती है। झाओ मिंगजे ने सिस्टम स्पेस की जांच करने के लिए तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं। यह लगभग 5 मीटर ऊंचा और 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का था। इसके अंदर एक बख्तरबंद वाहन भी रखा जा सकता था। पुरस्कार मिलने के बाद झाओ मिंगजे का झांग यी का सामना करने का आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। इस समय ऐसा लग रहा था मानो जीवन और विकास का एक दृश्य उसकी आंखों के सामने हो। झाओ मिंगजे ने हाथ हिलाया और मेज पर 5 पिस्तौलें प्रकट हो गईं। फर्श पर गोला बारूद का एक डिब्बा और कवच के 5 सेट पड़े थे। आओ और इन्हें ले जाओ। तुम में से हर कोई एक ले लो, भविष्य में इनकी जरूरत पड़ेगी। शूटिंग रेंज में अभ्यास करने के लिए थोड़ा समय निकालो। बेशक, हमारी गोलियों का इस्तेमाल मत करना। झाओ मिंगजे के चमत्कारी तरीकों को देखकर पांचों नौकर चकित रह गए, लेकिन उन्होंने तुरंत आज्ञा का पालन किया और पिस्तौलें उठाकर अपनी कमरबंद में रख लीं। झाओ मिंगजे इतने साहसी इसलिए थे क्योंकि ये पांचों लोग उनके प्रति पूरी तरह से वफादार थे। उपन्यास में वे झाओ मिंगजे के साथ झांग यी के हाथों मारे गए और उन्होंने मरने से पहले भी कभी उसके साथ विश्वासघात नहीं किया। उन पांचों साथियों ने कवच ले लिया और गोला बारूद आपस में बांट लिया, प्रत्येक को 200 राउंड मिले। बाकी गोला बारूद उन्होंने अपने लिए सिस्टम स्पेस में छिपा लिया। झाओ मिंगजे को लगा कि झांग यी कहाँ जा रहा है, इस पर नजर रखने के लिए किसी का होना जरूरी है। उसकी नजर पांचों चमचों पर पड़ी और उसने उनमें से एक को हाथ हिलाकर इशारा किया। जू यू, इधर आओ। जू यू आगे बढ़ा। झाओ मिंगजे ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, तुम बहुत समझदार हो। झांग यी पर नजर रखना और उसकी स्थिति के बारे में तुरंत सूचना देना। अगर तुम्हें कुछ भी पता चले तो मुझे तुरंत फोन करना। समझे? जू यू ने अपनी छाती पीटते हुए कहा, भाई जे, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। झाओ मिंगजे ने सिर हिलाया। जू यू दौड़कर कमरे से बाहर निकली और झांग यी के पीछे पीछे चली गई। अब जबकि उसने झांग यी पर नजर रखने के लिए किसी का इंतजाम कर लिया था, उसे प्रलय के लिए भी तैयारी करनी पड़ी। उपन्यास में झांग यी ने अपने घर को ही आश्रय स्थल में बदल दिया। एक बड़े सुपरमार्केट में प्रबंधक के रूप में अपनी स्थिति का लाभ उठाते हुए उन्होंने अपनी अंतरिक्ष क्षमता का उपयोग करके पूरे गोदाम को खाली कर दिया। जब अन्य लोग ठंड से कांप रहे थे, उनका घर साल भर वसंत ऋतु जैसा गर्म रहता था। झाओ मिंगजे निश्चित रूप से ऐसा सरल और दिखावा रहित जीवन जीना चाहता था। इसके अलावा झांग यी की तुलना में उसके पास अधिक जनशक्ति और संसाधन थे। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके पास अधिक धन था। झाओ मिंगजे ने पास खड़े एक नौकर की ओर इशारा करते हुए कहा, शाओपेंग, झांग यी के अपार्टमेंट के ठीक नीचे की 2 मंजिलें मेरे लिए किराए पर ले लो। वैसे भी उन मंजिलों पर ज्यादा लोग नहीं रहते, तो उन्हें सम्मान के साथ जाने दो। अगर वे सम्मान के साथ नहीं जाना चाहते तो उन्हें सम्मान दिलाने में मदद करो। डॉट डॉट डॉट। रुका हुआ। अध्याय 3, महिला मुख्य पात्र। तुम्हारी जान बख्श देना तो मेरी कृपा है, तो क्या हुआ अगर तुम एक महिला हो? झाओ मिंगजे द्वारा निर्देश दिए जाने के बाद ज़ियाओपेंग तुरंत काम पर लग गया। उसके पास जू यू जैसा लचीला दिमाग तो नहीं था, लेकिन वह अपने कार्यों में बेहद भरोसेमंद था। इन दोनों मामलों के सुलझ जाने के बाद झाओ मिंगजे को भी अंत समय के आगमन की तैयारी शुरू करनी पड़ी। उसे 3 मंजिला घर की जरूरत इसलिए थी क्योंकि उसके पास झांग यी जैसी विकृत अंतरिक्ष क्षमता नहीं थी। उसे आपूर्ति के भंडारण के लिए एक अलग मंजिल का उपयोग करना पड़ता था ताकि वह झांग यी का लंबे समय तक सामना कर सके। आखिरकार उसे यह तो पता ही नहीं था कि झांग यी को मारने में कितना समय लगेगा। प्रलय आने के बाद भूखे मरने से बेहतर था कि अभी से तैयारी कर ली जाए। भाग्य के पुत्र का सामना करते हुए हर कदम स्थिरता को ध्यान में रखकर ही उठाना था। इसके अलावा उसे घर को उपन्यास में झांग यी द्वारा बनाए गए मजबूत आश्रय स्थल में बदलना था। लोनटेंग सिक्योरिटी अब निश्चित रूप से उसके या झांग यी के साथ सहयोग नहीं करेगी। सौभाग्य से झाओ मिंगजे सड़कों से आया था और उसने कई लोगों के व्यवसायों की रक्षा की थी, इसलिए एक विश्वसनीय निर्माण कंपनी ढूंढना काफी आसान था। इसके अलावा वास्तव में बेहतर यही था कि ये लोग उनके लिए नवीनीकरण का काम करें। जब तक वे वहां रहने से उब न जाएं और नए सिरे से शुरुआत करना न चाहें, तब तक वे निर्माण कार्य में देरी करने या काम में कोताही करने की हिम्मत नहीं करेंगे। अनुभव की बात करें तो किसी भी बड़ी निर्माण कंपनी को आश्रय स्थल बनाने का अनुभव होता है और परिणाम लोनटेंग सिक्योरिटी से खराब नहीं होंगे। बड़ी कंपनियों की बिक्री के बाद की सेवा अच्छी होती है, लेकिन झाओ मिंगजे के लिए यह कोई मुद्दा ही नहीं था। अंत में एक और महत्वपूर्ण समस्या थी।
मुझे अभी भी अपने सिस्टम की स्पेस बढ़ाने की जरूरत है। झाओ मिंगजे ने मन ही मन बुदबुदाया। आखिर जगह जितनी बड़ी होगी, प्रलय आने के बाद उसका जीवन उतना ही आरामदायक होगा। वह उसमें हर तरह का मांस और स्वादिष्ट व्यंजन भर सकता था और समय के ठहर जाने की स्थिति में सड़ने की कोई चिंता नहीं थी। जगह बढ़ाने के लिए उसे झांग यी को दबाना पड़ा। झाओ मिंगजे को कुछ सूझा और उसने एक भयावह हंसी हंसी। वह खड़ा हुआ, दरवाजा खोला और अपने तीनों साथियों से कहा, चलो मेरे साथ एक लड़की ढूंढने चलते हैं। लिफ्ट 23वीं मंजिल पर रुकी और झाओ मिंगजे एक कमरे के सामने खड़ा हो गया। काम के घंटे चल रहे थे और आसपास के गलियारे एकदम शांत थे, लेकिन झाओ मिंगजे को पूरा यकीन था कि वह जिस व्यक्ति को ढूंढ रहा था वह इस समय घर पर ही होगा। झाओ मिंगजे एक तरफ हट गया और उसके एक साथी ने अपनी जेब से तार निकाला और ताला खोलने की कोशिश करने लगा। तो उसके पीछे आए सभी लोगों में कुछ न कुछ हुनर। सन जिंग, जो इस समय ताला खोल रहा था, पहले एक चोर हुआ करता था। यह खुला है। बहुत अच्छा। झाओ मिंगजे अपने साथियों को लेकर घर में दाखिल हुआ। अंदर सन्नाटा था, मानो कोई हो ही न, लेकिन झाओ मिंगजे जानता था कि घर की मालकिन रात की शिफ्ट में काम करने वाली डॉक्टर थी और दिन का समय उसके आराम का समय होता था। उसने बेडरूम के दरवाजे का हैंडल खींचा, लेकिन वह अंदर से बंद था। सन जिंग ने अभी अपना तार निकाला ही था कि झाओ मिंगजे ने लात मारकर दरवाजा खोल दिया। अचानक नींद से जाग उठी जो एनी की आंखों में दहशत भरी थी। उसके डरे हुए चेहरे को देखकर झाओ मिंगजे को तो बस रोमांच महसूस हुआ। जो एनी, यही पटकथा में मुख्य महिला किरदार थी। जब प्रलय आया तो उसने अपने चिकित्सा कौशल से कई लोगों की जान बचाई। झांग यी को उसकी प्रतिभा बहुत पसंद आई और उसने उसे अपने आश्रम में आमंत्रित किया। तब से दोनों सौहार्दपूर्ण ढंग से रहने लगे और एक निर्भीक और सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। इसके अलावा पटकथा में उसी की साजिश के कारण झांग यी को झाओ मिंगजे और उसके साथियों को एक ही झटके में मारने का मौका मिला। उस जैसी महिला के लिए वह महिलाओं के प्रति कोमलता दिखाने का अर्थ ही नहीं जानता होगा। डॉक्टर जो, क्या आप चैन से सो रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ कुछ देर रहूं? तुम क्या कर रहे हो? अंदर कैसे आए? इधर मत आओ। अगर तुम और करीब आए तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। जो एनी ने अभी अपना फोन उठाया ही था कि झाओ मिंगजे ने उसे झटक कर दूर कर दिया और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन पकड़कर उसे बिस्तर पर दबा दिया। अरे कुतिया, तमीज से पेश आओ। मेरे लिए तुम्हें जान से मारने और तुम्हारे साथ जो करना है उसमें कोई फर्क नहीं है। अपनी धमकी पूरी करने के बाद झाओ मिंगजे ने उसे छोड़ दिया, लेकिन जो एनी का मन पहले से ही भय से भरा हुआ था और वह जोर से चीख पड़ी। चुप रहो। झाओ मिंगजे ने जो एनी को बिस्तर से नीचे धकेल दिया। उसकी चीख दर्द भरी कराह में बदल गई। झाओ मिंगजे का हाथ दोबारा उठते देख उसने तुरंत चीखना बंद कर दिया, जो बाद में सिसकियों में बदल गया। जो एनी हताश दिख रही थी, लेकिन झाओ मिंगजे अपने सामने खड़ी उस खूबसूरत हसीना को निहार रहा था, मानो उस पर मोहित हो गया हो। तुम किस लिए रो रही हो? तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ। अगर मैं तुम्हें मार भी देता तो भी मुझे वही मिलता जो मैं चाहता हूँ। बात बस इतनी है कि तुम खूबसूरत हो और मुझे लगता है कि तुम्हें मारना व्यर्थ होगा। चाहे जो एनी रो रही थी या नहीं, झाओ मिंगजे ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। वह जानती थी कि वह क्या करना चाहता है और उसने पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन झाओ मिंगजे ने उसके पेट में घुटने से वार किया, जिससे उसकी सारी ताकत पल भर में खत्म हो गई। एक वयस्क पुरुष के दमन का सामना करते हुए उसके पास प्रतिरोध करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। वह केवल चीख सकती थी, लेकिन अगर उसकी आवाज जरा सी भी तेज होती तो इससे झाओ मिंगजे भड़क उठता और उसे इसके परिणाम भुगतने पड़ते। जितना अधिक वह विरोध करती, झाओ मिंगजे का प्रतिशोध उतना ही अधिक तीव्र होता जाता। वह केवल किनारे खड़े 3 आदमियों पर ही अपनी आशा टिका सकती थी, लेकिन ये तीनों झाओ मिंगजे के प्रति पूर्णतः वफादार थे और उन्होंने उसकी विनती भरी निगाहों को पूरी तरह से अनसुना कर दिया। उसके आंसू आखिरकार थम गए। झाओ मिंगजे ने जो एनी के बाल पकड़ लिए। इस समय वह एक गुड़िया की तरह थी जिसका मनचाहा मजाक उड़ाया जा सकता था। कुछ समय बीत गया, पता नहीं। जब वह रुका तो जो एनी बिस्तर पर एक निर्जीव वस्तु की तरह पड़ी थी, मानो उसकी आत्मा खो गई हो। जो एनी की आंखों से आंसू बह रहे थे, वह छत को घूर रही थी, उसके गाल जलकर सुन्न हो चुके थे। झाओ मिंगजे बिस्तर के पास बैठा, सिगरेट जलाए और पीड़ा से भरी खाली आंखों वाली जो एनी को देखकर हंसने लगा। आज के लिए बस इतना ही, बाद में तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। मैं तुम्हें बाद में अपने घर में बंद कर दूंगा और किसी को तुम्हारी निगरानी के लिए तैनात कर दूंगा। तुम्हें जीने का एक जरिया देना ही मेरी सबसे बड़ी कृपा है, इसलिए कृतघ्न मत बनो। झाओ मिंगजे के बोलते ही सिस्टम की आवाज फिर से सुनाई दी। डिंग। मेजबान को बधाई हो, जिसने जबरदस्ती महिला मुख्य किरदार को अपने हाथ में ले लिया और कहानी की प्रगति को बदलकर भाग्य के बच्चे को सफलतापूर्वक दबा दिया। प्रगति 15% बढ़ गई है। सिस्टम स्पेस बढ़कर 300 वर्ग मीटर हो गया है। इनाम के तौर पर हम अब अख्तरबंद वाहन उन्नत संस्करण। यह वाहन सिस्टम स्पेस नहीं घेरता है। महान। थोड़ी थकी हुई झाओ मिंगजे को तुरंत नई ऊर्जा मिल गई। ऐसा लग रहा था कि उसका अनुमान सही था, महिला मुख्य किरदार जो एनी को पाने से झांग यी की किस्मत पर असर पड़ेगा। इसके अलावा सिस्टम स्पेस को बढ़ा दिया गया था, जिससे और भी अधिक चीजें स्टोर की जा सकती थीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस बार इनाम के तौर पर एक बख्तरबंद वाहन मिला। झाओ मिंगजे ने अपनी आंखें बंद कर लीं और नवनिर्मित सिस्टम गैराज में सिस्टम द्वारा उपहार में दी गई हमक कार को स्पष्ट रूप से देख सका। उसने अपनी मानसिक एकाग्रता का इस्तेमाल करते हुए पुरस्कृत हमक का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। इसकी मजबूत बनावट और मोटी कवच झाओ मिंगजे को बेहद संतुष्ट किया। एक आम हमक के विपरीत इसमें 3 अतिरिक्त सीटें थीं। एक हमक में आमतौर पर सिर्फ 4 लोग ही बैठ सकते हैं, बाकी बचे लोगों को डिग्गी में लेटना पड़ेगा।
लेकिन सिस्टम द्वारा उपलब्ध कराई गई हम में 7 लोग बैठ सकते थे और इसकी डिग्गी तो सामान्य हम से भी कहीं ज़्यादा विशाल थी। अगर वह चाहे तो इसमें 10 लोग भी समा सकते थे। बेशक विस्तार के बाद बिजली की समस्या भी सिस्टम द्वारा हल कर दी गई थी। सैन्य स्तरीय इंजन सिस्टम के उन्नत उपकरणों के साथ मिलकर किसी भी कठोर जलवायु या खराब सड़क की चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त था। डॉट 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 रुका हुआ। अध्याय 4 सर्वनाश की तैयारी पहले से ही। अजय झाओ मिंगजे अत्यंत प्रसन्न होकर सिस्टम इंटरफेस से बाहर निकला। इस चीज के साथ सर्वनाश आने के बाद अगर आपूर्ति कम भी पड़ जाए तो भी वह जब चाहे लोगों को सामान इकट्ठा करने के लिए बाहर ले जा सकेगा। एकमात्र खामी यह थी कि सिस्टम के गैराज स्लॉट में केवल एक ही वाहन रखा जा सकता था। अधिक जगह बनाने के लिए उसे झांगी को लगातार कुचलना पड़ता था। झाओ मिंगजे का मूड बहुत अच्छा था, लेकिन उनके बगल में बैठी जो एनी अभी भी सिसक रही थी। हालांकि उसके रोने की आवाज़ धीमी होकर फुसफुसाहट में बदल गई थी, फिर भी उसकी आवाज़ झाओ मिंगजे को खल रही थी। अपना मुंह बंद करो, अगर तुमने एक और आवाज़ निकाली तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जो एनी सिर नीचे करके दुबक गई, जरा सी भी आवाज़ करने की हिम्मत नहीं कर रही थी। झाओ मिंगजे संतुष्टि से मुस्कुराया और बेडरूम से बाहर चला गया। ठीक है, टीवी देखना बंद करो। काइमिंग इधर आओ। उन तीनों में से मध्यम कद का नौकर खड़ा हुआ और थोड़ा झुककर बोला, भाई जे क्या हालचाल है? एक पल में तुम उस औरत को मेरे बेडरूम में ले जाओगे। उस पर नजर रखना, उसे भागने मत देना और उसे मरने मत देना। समझ गए? समझो हो गया। झाओ मिंगजे ने सिर हिलाया। काइमिंग उनके 5 वफादार आदमियों में सबसे जिद्दी था। एक बार झाओ मिंगजे का आदेश मिल जाए तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के मौत की ओर चल पड़ता था, और जब तक झाओ मिंगजे खुद आदेश रद्द न कर दें कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। झाओ मिंगजे ने जो एनी को दया के कारण नहीं मारा, बल्कि इसलिए मारा क्योंकि वह रात्रिकालीन आपातकालीन दल की प्रमुख सर्जन थी। सर्वनाश की स्थिति में प्रकृति के प्रकोप के आगे मानवता बेहद कमजोर हो जाएगी। उसके दल के सदस्य केवल मामूली घावों का ही इलाज कर सकते थे। जो एनी के साथ उनका स्वास्थ्य कहीं बेहतर सुरक्षित था। जहां तक बात का सवाल है कि क्या निराशा जो एनी को उन सभी को जहर देने के लिए मजबूर कर सकती है, झाओ मिंगजे चिंतित नहीं थे। जब प्रलय आ जाएगी तो वह उसे 2 दिनों के लिए ठंड और भूख से तड़पने के लिए बाहर फेंक देगा, इससे वह होश में आ जाएगी। अगर फिर भी बात नहीं बनी तो झांगी को निपटाने के बाद वह उन दोनों को प्रेमी जोड़े के रूप में एक साथ विदा कर देगा। अगर उसे भी सुख सुविधाएं नहीं मिली तो वह उसे इनाम के तौर पर शीशे का मूंगफली देगा। जो एनी का काम तमाम हो जाने के बाद झाओ मिंगजे को प्रलय की तैयारी शुरू करनी पड़ी। स्थिर चलने के लिए मनुष्य को 2 पैरों की आवश्यकता होती है। यदि झांगी को कुचलने से वह आने वाले विनाश को नजरअंदाज कर सका तो बर्फीले तूफान से पहले झांगी को मारना भी उसे ठंड से नहीं बचा पाएगा। झाओ मिंगजे अपनी जान के बदले एक चीज लेने को तैयार नहीं था। उसने हाथ हिलाया और सुनशिंग और जीतियानई पास आ गए। उसी समय किसी ने जो आननी के दरवाजे पर दस्तक दी। तीनों ने प्रवेश द्वार की ओर देखा। जीतियानई ने अपनी माइटी पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, कपड़ों के बावजूद भी उसकी मांसपेशियों का उभार स्पष्ट दिखाई दे रहा था। चिंता मत करो, यह शियाओ पेंग है। झाओ मिंगजे ने दरवाजा खोला। बाहर शियाओ पेंग और कुछ अन्य चमचे खड़े थे। भाईजे 23वीं से 25वीं मंजिल खाली हो चुकी है। झांगी के घर के बगल में सिर्फ एक युवा जोड़ा बचा है, बाकी सभी घर खाली हैं। आपके और जो एनी के घर को मिलाकर कुल 6 परिवार हैं। उस दंपत्ति के बारे में क्या? वे हिलना नहीं चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे उन्हें सम्मानजनक तरीके से बाहर निकलने का प्रस्ताव देते सुना, उन्होंने तुरंत चाबियां मुझे सौंप दी। बहुत अच्छा। झाओ मिंगजे ने शाओ पेंग के कंधे पर थपथपाया। उसने आदेश दिए हुए अभी मुश्किल से 3 घंटे ही हुए थे और काम पहले ही पूरा हो चुका था। वाह, कितनी शानदार कार्यकुशलता। अतिरिक्त सैनिकों को बर्खास्त करने के बाद झाओ मिंगजे ने केवल अपने भरोसेमंद आदमियों को ही अपने पास रखा। उन तीनों मंजिलों के सभी अपार्टमेंट अब उसके नियंत्रण में होने के कारण वह शेल्टर का निर्माण शुरू कर सकता था। उसने अपने कॉन्टैक्ट्स में स्क्रॉल किया, थोड़ी देर सोचा, फिर एक नंबर डायल किया। भाईजे, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? चिंता मत कीजिए बॉस ली, मैं यहाँ प्रोटेक्शन मनी लेने नहीं आया हूँ। मेरा एक बिजनेस डील है। क्या आप इसमें रुचि रखते हैं? बिल्कुल भाईजे। क्या यह किसी दोस्त के लिए नवीनीकरण है? यह मेरी जगह है, युएशान आवासीय क्षेत्र वाला। चिंता मत करो भाईजे, तुम्हें मेरी सबसे अच्छी कीमत और बेहतरीन गुणवत्ता मिलेगी। तियान्हे शहर में मेरी प्रतिष्ठा अचूक है। मामला पेचीदा है। मैं आऊँगा और हम आमने सामने बात करेंगे। मेरा इंतजार करना। झाओ मिंगजे ने तुरंत फोन काट दिया। लीरोंग घर जाने ही वाला था, लेकिन झाओ मिंगजे के आने की खबर सुनकर वह जल्दी से पानी उबालने और चाय बनाने में जुट गया। लगभग 20 मिनट बाद लीरोंग की कंपनी का दरवाजा खोला गया। एक नौकर ने झाओ मिंगजे के लिए दरवाजा खोल रखा था, जो जेब में हाथ डाले आराम से अंदर आ गया। लीरोंग ने झट से मुख्य सीट खाली कर दी। झाओ मिंगजे ने औपचारिकता नहीं बरती, उसने कुर्सी खींची और ऐसे बैठ गया मानो वह उस जगह का मालिक हो। ज्यादा मंडराना मत। यह नवीनीकरण थोड़ा खास है, पैसे की कोई समस्या नहीं है, लेकिन मुझे यह जानना जरूरी है कि आप इसे संभाल सकते हैं। बहुत पैसा। लीरोंग ने जल्दी से चाय का प्याला भरा और अपनी छाती पीटते हुए कहा, चिंता मत करो भाई ज़ेतियानहे में तुमसे बेहतर कोई नहीं। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे एक ऐसा आश्रय चाहिए जो दुनिया के अंत जैसी सुरक्षा प्रदान करे और तीनों मंजिलों का पुनर्निर्माण होना चाहिए। क्या आप यह बात मान सकते हैं? लीरोंग का हाथ पानी डालते समय काम रहा था, तराजू के कारण नहीं, बल्कि झाओ मिंगजे के इरादों को लेकर चिंता के कारण। भाईजे, आपने किसी बड़े आदमी को नाराज तो नहीं किया है? जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, उसके पीछे खड़ी जितियानई ने लीरोंग के कंधे को जकड़ लिया और दर्द से कराह उठी। वही सवाल पूछो जिसके लिए तुम्हें पैसे मिलते हैं।
मुझे हाँ या ना में जवाब दो, बकवास करते रहोगे तो दर्द और बढ़ जाएगा। जीत यानाई ने उसे छोड़ दिया। ली रोंग भय या पीड़ा से पसीने से तरबतर होकर हकलाते हुए बोली, जी। आपको इसकी कब आवश्यकता है? 20 दिन, अधिकतम 25 दिन। यही मेरी सीमा है, अगर इसमें चूक हुई तो मैं कहीं और से खरीदारी करूंगा। नहीं नहीं नहीं, भाई जे, हम कर लेंगे। ली रोंग ने बड़ी मुश्किल से अपनी बात रखी। मैं कारखाने के सभी कर्मचारियों को उनके दूसरे कामों से हटाकर इस काम पर लगा दूंगा। समय पर काम पूरा होने की गारंटी है। अच्छा, झाओ मिंगजे ने राहत की सांस ली। आने से पहले उन्हें यकीन नहीं था कि ली रोंग इतने बड़े प्रोजेक्ट को संभाल पाएगी। तियान है कि नवीनीकरण कंपनियों में ली रोंग की कंपनी शीर्ष स्तर की थी, लेकिन वे आमतौर पर साधारण काम करती थी। उन्हें नहीं पता था कि वे किसी आश्रय स्थल का काम संभाल पाएंगी या नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो झाओ मिंगजे बर्फीले तूफान के आने से पहले काम पूरा करने के लिए 3 अलग-अलग कंपनियों को प्रत्येक मंजिल के लिए एक काम पर रखने के लिए तैयार थे। लेकिन इसका मतलब होगा गुणवत्ता और शैली का बेमेल होना, जो एक ही पोशाक से पूरा काम करने जितना साफ-सुथरा बिल्कुल नहीं होगा। रुका हुआ। अध्याय 5, आश्रय का निर्माण। ली रोंग आत्मविश्वास से सीना ठोक रहा था, फिर भी झाओ मिंगजे को कुछ चिंता थी। यह आदमी इंटीरियर डेकोरेटर था, क्या उसके लिए एक आश्रय बनाने जैसा बड़ा कदम उठाना भरोसेमंद था? वह मुझे शांत रखने के लिए कोई बात नहीं तो नहीं कह सकता और फिर समय आने पर घटिया काम ही थमा दे। अगर ऐसा हुआ तो वह निश्चित रूप से अमेरिकी शैली में तेजी से गोली चलाकर ली रोंग को कोयले के टुकड़े में बदल देगा। झाओ मिंगजे के थोड़े गंभीर चेहरे को देखकर एक अनुभवी व्यवसायी होने के नाते ली रोंग झाओ मिंगजे के विचारों को भलीभांति समझ सकती थी। उसने बहाने बनाने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि इस समय किसी भी तरह की व्याख्या से कोई फायदा नहीं होता। बेहतर यही था कि वह अपनी ताकत का प्रदर्शन करके झाओ मिंगजे को आश्वस्त कर दे। ली रोंग ने एक टैबलेट निकाला, एक तस्वीर क्लिक की और उसे झाओ मिंगजे के सामने रख दिया। भाई जे, हमारे पास आश्रय निर्माण की कई योजनाएं हैं और ये सभी सफल उदाहरण हैं। चूंकि आपको उच्चतम स्तर की सुरक्षा की आवश्यकता है, इसलिए मैं आपको यह योजना प्रस्तुत करता हूँ। झाओ मिंगजे ने घनी पेशेवर शब्दावली से भरी टैबलेट पर एक नज़र डाली, तुरंत राहत महसूस की और सिर हिलाया। जारी रखें। ली रोंग ने हल्की सी मुस्कान दी। दीवारों के लिए हम 230 मिलीमीटर मिश्र धातु की दीवारें इस्तेमाल करेंगे। ये वजन में हल्की होने के साथ साथ स्टील से भी ज्यादा मजबूत होती हैं और अत्यधिक गर्मी व ठंड को भी ज्यादा झेल सकती हैं। आप एक ऊंची इमारत में रहते हैं, अगर दीवारें ज्यादा भारी होंगी तो यह आश्रय उड़ता हुआ ताबूत बन जाएगा। यह मिश्र धातु एकदम सही है। मुख्य दरवाजा बैंक के तिजोरी के दरवाजे की तरह ही बनाया जाएगा, लेकिन चूंकि वे बहुत भारी होते हैं, इसलिए मैं उसकी जगह मिश्र धातु का इस्तेमाल करूंगा। चाहे विस्फोट हो या आग, यह अपनी जगह पर स्थिर रहेगा। इसके अलावा ताले के अंदरूनी हिस्से की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चाबी के छेद में ड्रिल रोधी विशेषताएं लगाई जाएंगी। इसमें उच्चतम श्रेणी का बुलेट प्रूफ और विस्फोटरोधी कांच इस्तेमाल किया जाएगा और यह एक तरफा होगा। आंतरिक प्रकाश व्यवस्था की व्यवस्था करके हम यह सुनिश्चित करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, बाहर से अंदर दिखाई न दे। आप रोशनी को समायोजित करके इसे दो तरफा भी बना सकते हैं। वेंटिलेशन सिस्टम उच्चतम श्रेणी का होगा, जो सभी जहरीली गैसों, धूल और अशुद्धियों को छानकर एक स्वस्थ इंडोर वायु वातावरण सुनिश्चित करने में सक्षम होगा। अंत में, प्रलय के मानकों को देखते हुए हम आपके लिए एक चिमनी लगा सकते हैं। पाइपों के जरिए पूरे अपार्टमेंट के किसी भी कोने तक गर्मी पहुंचाई जा सकती है। हालांकि भाई जे, आपको सावधान रहना होगा, काम पूरा होने के बाद घर का इंसुलेशन बहुत मजबूत होगा। आग जलाते समय उसे ज्यादा बड़ा मत करना, वरना बहुत गर्मी हो जाएगी। ली रोंग की भूमिका सुनने के बाद झाओ मिंगजे के सारे संदेह दूर हो गए। उन्होंने संतुष्टिपूर्वक गोली ली रोंग को वापस सौंप दी और उसमें एक पूरक सामग्री जोड़ दी। आपको कुल 3 मंजिलों का नवीनीकरण करना है। बाकी सभी मंजिलों के दरवाजे बंद कर दें, केवल दूसरी मंजिल पर एक दरवाजा खुला रहने दें। साथ ही पहली मंजिल को गोदाम में बदलना होगा। यह कोल्ड स्टोरेज होना जरूरी नहीं है, लेकिन सुरक्षा स्तर कम न करें। हर मंजिल के हर कोने में निगरानी कैमरे लगाएं। क्या आप यह कर सकते हैं? इसे मुझ पर छोड़ दो, ली रोंग ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा। बाकी आंतरिक संरचना के लिए क्या आप इसे व्यक्तिगत रूप से बनवाना चाहते हैं या मैं इसे आपके लिए अनुकूलित कर दूं? यदि यह अनुकूलित है तो सब कुछ सर्वनाश के समय के लिए सर्वोत्तम संरचनात्मक समाधान के अनुरूप होगा। लेकिन चिंता मत करो भाई जे, आराम का स्तर कम नहीं होगा और आपके दैनिक जीवन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो मैं यह मामला आप पर छोड़ देता हूँ। मैं इसके बारे में चिंता नहीं करूंगा। ली रोंग ने सिर हिलाया और तुरंत टैबलेट पर रेखाचित्र बनाने लगा। 2 मिनट बाद उसने लिखना बंद कर दिया और कुछ हिचकिचाहट के साथ कहा, भाई जे, मैंने योजना का हिसाब लगा लिया है। पैसों की बात करें तो यह काफी ज्यादा है, मुझे नहीं पता कि। चिंता मत करो, मेरे पास पैसे हैं। मैं पहले कुछ एडवांस दे दूंगा, बाकी का भुगतान 1 साल के अंदर कर दूंगा। मैं इतने लंबे समय से बेघर रहा हूँ, अगर मैं अपनी साख की गारंटी भी नहीं दे पाता तो मुझे बहुत पहले ही निकाल लिया गया होता। ठीक है, तो आप पहले 7 मिलियन जमा कर दीजिए। मुझे भाई जी की प्रतिष्ठा के बारे में अच्छी तरह पता है। बाकी रकम नए साल से पहले चुका दीजिएगा। कार्ड स्वाइप करो। झाओ मिंगजे ने कार्ड ली रोंग को सौंप दिया। जब ली रोंग ने काम पूरा करके कार्ड वापस दिया तो उसने झाओ मिंगजे को याद दिलाया, भाई झाओ, अपना कार्ड संभाल कर रखना। इसमें अभी भी 13 मिलियन हैं। झाओ मिंगजे ने कार्ड ले लिया, लेकिन ली रोंग की बातें सुनकर उनके चेहरे के भाव तुरंत जटिल हो गए। धिक्कार है, अगर मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा हो और मैं उसे पूरा खर्च न कर पाऊं तो मुझे क्या करना चाहिए? जब प्रलय आ जाएगी तब पैसा कागज के टुकड़ों और संख्याओं की तरह बेकार हो जाएगा। अगर मैं इसे अभी खर्च नहीं करूंगा तो यह मेरे हाथों में ही पड़ा रहेगा। खाना पीना खरीदना है।
अगर मैं अग्रिम भुगतान विधि का उपयोग करके और अपने सिस्टम की जगह पूरी भर जाने तक मिशेलिन स्टार वाले रेस्तरां से ऑर्डर करता रहूं तो भी अधिकतम 1 मिलियन का खर्च आएगा। क्या आप कार खरीदते हैं? सिस्टम गैराज में अभी भी एक हमक खड़ी है। इसके अलावा जब प्रलय आएगी तो बाहर खड़ी गाड़ियां लगभग पूरी तरह से बर्फ से ढक जाएंगी। उन्हें बर्फ से बाहर निकालना भी संभव होगा या नहीं, यह एक बड़ी समस्या होगी। फिर तो मैं सिर्फ हथियार ही जमा कर सकता हूँ। अगर आपके पास अनाज तो है लेकिन बंदूक नहीं, तो आपका घर दूसरों के लिए अनाज भंडार है। अगर आपके पास बंदूक तो है लेकिन अनाज नहीं, तो हर जगह आपका अनाज भंडार है। सर्वनाश के समय शक्ति का प्रतीक हथियार होते हैं। जब आपके पास बंदूक होती है तो 4-5 दिनों से भूखे रहने वाले लोग भी आपके सामने दयालु और विनम्र हो जाते हैं। हालांकि इन चीजों को पाने के लिए चैनलों की आवश्यकता होती है, अन्यथा ड्रैगन कंट्री में आपके पास कितना भी पैसा क्यों न हो, वह बेकार है। संयोगवश झाओ मिंगजे को ठीक वही व्यक्ति पता था। बॉस ली, मैं घर की जिम्मेदारी आपको सौंप रहा हूँ। तुरंत काम शुरू करने और ओवरटाइम करने के लिए लोगों को तैनात कर दीजिए। शिकायतों की चिंता मत कीजिए, मैंने शियाओ पेंग को सब पर नजर रखने के लिए कहा है। वे हंगामा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। जियाओ पेंग तुरंत ली रोंग के पास गया और उसे हाथ मिलाया। बॉस ली, हम दोनों घर की जिम्मेदारी संभालेंगे। आशा है हमारा सहयोग सुचारू रूप से चलेगा और हम भाई जे को निराश नहीं करेंगे। निश्चिंत रहें, मैं भाई जे के अनुरोध को अवश्य पूरा करूंगा। भाई जे की मदद के बिना मेरी कंपनी इतने लंबे समय तक नहीं टिक पाती। मैं गारंटी देता हूं कि समय सीमा केवल कम होगी, लंबी नहीं। और यह गुणवत्ता और मात्रा दोनों के साथ पूरा होगा। झाओ मिंगजे ने निर्माण स्थल की देखरेख का जिम्मा शियाओ पेंग को सौंपकर निश्चिंतता का परिचय दिया। जब तक वह अपने अधीनस्थों को लेकर ली रोंग की निर्माण कंपनी से बाहर निकले तब तक अंधेरा हो चुका था। तियानहे शहर के नागरिक, जो रात के खाने के बाद टहलने निकले थे, सड़कों पर इत्मीनान से घूम रहे थे, लेकिन 1 महीने बाद ऐसा दृश्य फिर कभी देखने को नहीं मिलेगा। झाओ मिंगजे कार में बैठ गया और हथियारों के सरगना का नंबर डायल करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपना फोन उठाया, जूयू ने उसे फोन कर दिया। भाई जे, मैं और कुछ भाई दिन भर झांग ही का पीछा करते रहे। ऐसा लगता है कि उसने हमारी यूनिट में एक और जगह ढूंढ ली है और वह ठीक हमारे नीचे है। धिक्कार है। किसी ने सच में उसे किराए पर जगह देने की हिम्मत की। क्या आपको पता चला कि वह कौन है? मुझे पता चल गया। वो एक बूढ़ा आदमी है जो अब यहाँ नहीं रहता। झांग ही ने उसे किराए के तौर पर हर महीने 50,000 रुपये दिए थे और बूढ़े ने बिना सोचे समझे तुरंत हाँ कर दी। हमने उसे धमकी देने के लिए फोन किया, लेकिन उसने कहा कि अगर हिम्मत है तो उसके पैतृक शहर जाकर उसे मार डालो, वरना वो झांग ही को ही किराए पर जगह देगा। ठीक है, मुझे समझ आ गया। उस पर नजर रखना। कुछ भी हो तो मुझे बताना। झाओ मिंगजे ने फोन काट दिया और सोच में डूबे हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। भाग्य के पुत्र होने के नाते झांग ही किसी भी दुर्भाग्य को आशीर्वाद में बदल सकता था। अपना भाग्य छीनने से पहले उसे हमेशा मददगार मिलते थे या उसे अप्रत्याशित अवसर प्राप्त होते थे। क्या उसे मार देना चाहिए? भले ही सिस्टम इसकी इजाजत नहीं देता था, लेकिन यह कहना मुश्किल था कि उसे मारा भी जा सकता था या नहीं। अगर उसने सचमुच उसे मार भी डाला हो तो भी अगर उससे भी ज्यादा भाग्यशाली कोई व्यक्ति सामने आ जाए तो झाओ मिंगजे को स्वर्ग में अपनी जगह चुनना शुरू कर देना चाहिए। अगर वह उसे पकड़कर कैद कर भी लेता है, उसकी किस्मत को देखते हुए उसे कैद करना खुद को कैद करने जैसा होगा, वह हमेशा भागने का रास्ता ढूंढ लेगा। अगर तुमने अपना और उसका समय एक साथ बर्बाद किया तो जब बर्फीला तूफान आएगा तो वह और झांगी पुनर्जन्म की ओर जाते हुए बस हाथ पकड़े होंगे। रुका हुआ। अध्याय 6, नियति के बच्चे की आपूर्ति। उन्हें रोको। उसे अभी भी उसे धीरे धीरे कमजोर करना था। भाग्य के बच्चे से निपटने का सबसे अच्छा तरीका यही मौजूदा तरीका था। इतना ही नहीं, जब भी वह भाग्य को लूटता और उसे दबाता तो सिस्टम उसे पुरस्कार देता। प्रगति पट्टी पूरी हो जाने पर वह सीधे उसकी क्षमताओं को भी प्राप्त कर सकता था। और झांगी को कष्ट सहते देखना उनके अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद था। झाओ मिंगजे ने अपना सिर उठाया, क्योंकि उन्होंने झांगी से निपटने की अपनी नीति पहले ही तय कर ली थी। अब उसे बस झांगी के कदम उठाने का इंतजार करना था और फिर जाकर मुसीबत खड़ी करनी थी। बाकी समय वह पूरी तरह से प्रलय की तैयारी के काम में लगा रहेगा। शेल्टर का मामला सुलझ जाने से झाओ मिंगजे की एक बड़ी चिंता दूर हो गई। अब केवल हथियार और आपूर्ति सामग्री ही बची थी, लेकिन उनकी कोई जल्दी नहीं थी। उनकी योजना दीर्घकालिक रूप से बनाई जा सकती थी। उनके घर का नवीनीकरण हो रहा था, इसलिए आज रात वे अपने भाइयों को एक होटल में ठहराने के लिए ले गए। दिन भर की भागदौड़ के बाद उन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया था। वह अपने साथ मौजूद सुनजिंग और जीतियानई को एक अच्छे भोजन के लिए एक महंगे रेस्तरां में ले गया। एक बार जब प्रलय आ जाएगी तो ऐसा भोजन मिलना मुश्किल हो जाएगा। खाना खाने के बाद झाओ मिंगजे अपने कमरे में लौट आया और गहरी नींद में सो गया। जब सूरज की रोशनी दोबारा फैली और लोग अपनी बसों की ओर भागने लगे तो नींद में डूबे झाओ मिंगजे की नींद एक फोन कॉल से टूट गई। हेलो, क्या बात है? फोन पर झाओ मिंगजे की नींद भरी आवाज सुनकर जूयू ने माफी मांगते हुए कहा, ओम भाईजे, आप अभी भी सो रहे हैं। असल में कोई बड़ी बात नहीं है, आप पहले वापस सो जाए। नहीं, अगर आप मुझे फोन कर रहे हैं तो जरूर कोई जरूरी बात होगी। उस लड़के झांग ही का क्या मामला है? ऐसा लगता है कि उसने एक होटल से संपर्क करके एक साथ कई टेबलों के लिए भोजन का ऑर्डर दिया है। देखने से ऐसा लगता है कि उसने 100 से अधिक टेबलों के लिए भोजन का ऑर्डर दिया है। जूयू की इस खबर से झाओ मिंगजे चौंक कर जाग गया। अपना फोन पकड़े हुए उसने चिल्लाकर पूछा, क्या गाड़ियां अंदर आ गई हैं? नहीं, उन्हें रिहायशी इलाके के सुरक्षा गार्ड ने रोक दिया।
होटल का प्रभारी व्यक्ति इस समय गेट पर झांग यी को फोन कर रहा है। उन वाहनों पर नजर रखो। मेरे आने से पहले भाइयों को ले जाओ और उन्हें रोक दो। मैं अभी आ रहा हूँ। झाओ मिंगजे ने जल्दी से फोन काट दिया और अपने अधीनस्थों के साथ रिहायशी इलाके की ओर दौड़ पड़े। खाने की ये सैकड़ों मेजें झांग यी के लिए प्रलय के समय का राशन थी। अगर वह इन सभी को जब्त कर लेता तो झांग यी के चेहरे के भाव देखना वाकई एक अद्भुत अनुभव होता। झाओ मिंगजे ने जिस होटल को चुना था वह युएशान आवासीय क्षेत्र से ज्यादा दूर नहीं था, जिसे उसने विशेष रूप से इसलिए चुना था क्योंकि वह हर समय झांग यी पर नजर रखना चाहता था। 10 मिनट बाद झाओ मिंगजे गेट पर पहुंचे। उस समय होटल के प्रभारी और सुरक्षा गार्ड के बीच तीखी बहस चल रही थी और जूयू भी अपने आदमियों के साथ काफिले के आगे खड़ा था। भाई जे, तुम यहाँ हो। जूयू द्वारा झाओ मिंगजे को अभिवादन करने से दोनों के बीच की बहस रुक गई। होटल के प्रभारी ने उधर देखा और झाओ मिंगजे का चेहरा देखकर उनका चेहरा खिल उठा और वे झाओ मिंगजे की ओर दौड़ पड़े। भाई जे, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। मुझे देखो, अब तो रिहायशी इलाके का सुरक्षा गार्ड भी मुझे धमका सकता है। झाओ मिंगजे ने प्रभारी व्यक्ति की बातों को अनसुना कर दिया, गेट की ओर चले गए और फिर पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? भाई जे, आपके रिहायशी इलाके का सुरक्षा गार्ड तो वाकई कमाल का है। कल मुझे 300 खाने की मेजों का ऑर्डर मिला था। हमने उन्हें तैयार करने के लिए पूरी रात काम किया और आज सुबह उन्हें डिलीवर करना चाहते थे, लेकिन उसने हमें रोक दिया। प्रभारी अधिकारी ने पार्किंग बैरियर के पास खड़े अधेड़ उम्र के सुरक्षा गार्ड की ओर इशारा किया। यह देखकर कि प्रभारी अधिकारी झाओ मिंगजे को जानता है, गार्ड का चेहरा उतर गया, लेकिन फिर भी उसने कहा, इतनी सारी गाड़ियां आ रही हैं, तो जाहिर है मुझे स्थिति के बारे में पूछना ही पड़ेगा। जब तक खाना ऑर्डर करने वाला निवासी बाहर नहीं आता, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। शाबाश, कितना साहस है। झाओ मिंगजे की ख्याति पूरे रिहायशी इलाके में फैल चुकी थी, यहाँ तक आवारा कुत्ते भी जानते थे कि वह एक गैंगस्टर है और उसके आसपास घूमते थे। फिर भी झाओ मिंगजे के दबाव में भी इस सुरक्षा गार्ड ने अपना कर्तव्य बखूबी निभाया, जैसा कि स्क्रिप्ट में झांग यी के साथी से उम्मीद थी। यह सब सुनने के बाद झाओ मिंगजे धीरे धीरे सुरक्षा गार्ड यू जिचाओ की ओर बढ़ा। उसके अधीनस्थ उसके पीछे पीछे शत्रुतापूर्ण भावों के साथ चल रहे थे। झाओ मिंगजे के आदेश पर यू जिचाओ का खून मौके पर ही बहा दिया जाएगा। यू जिचाओ ने घबराकर सांस ली। हालांकि उसे सहज भय महसूस हो रहा था, लेकिन वह एक कदम भी पीछे नहीं हटा। झाओ मिंगजे ने अपना हाथ उठाया और आंखें बंद कर ली, मानो वार करने के लिए तैयार हो रहा हो, लेकिन अप्रत्याशित रूप से झाओ मिंगजे ने उसके कंधे पर थपथपाया। शाबाश अंकल, आपके जैसे सुरक्षा गार्ड के होने से हम निवासी यहाँ मन की शांति के साथ रह सकते हैं। हम यू जिचाओ और प्रभारी व्यक्ति दोनों के चेहरे पर हैरानी के भाव दिखाई दिए। दोनों की निगाहें झाओ मिंगजे पर टिकी थी, लेकिन उसने उन्हें अनदेखा करते हुए अपनी जेब से सिगरेट का एक पैकेट निकालकर यू जिचाओ के हाथ में थमा दिया। अंकल साहब, मैं हमेशा से आपकी प्रशंसा करता आया हूँ। एक सुरक्षा गार्ड के रूप में आपने हमेशा अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से पालन किया है। हालांकि मैं इस प्रभारी व्यक्ति को जानता हूँ, लेकिन आपके प्रति उनके इस दुर्व्यवहार ने मुझे बहुत क्रोधित कर दिया है। झाओ मिंगजे के बोलते ही उनके अधीनस्थों ने तुरंत होटल के सभी कर्मचारियों को जमीन पर गिरा दिया। यहाँ तक ड्राइवरों को भी उनकी खिड़कियों से बाहर खींचकर उनके साथ भी वैसा ही बर्ताव किया गया। होटल के सभी कर्मचारियों को एक साथ जमीन पर गिरा हुआ देखकर यू जिचाओ के दिमाग में अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन झाओ मिंगजे ने उसके कंधे पर हाथ रखा, प्रभारी व्यक्ति के पास गया और यू जिचाओ से कहा, अंकल साहब, इस रिहायशी इलाके के निवासी होने के नाते मैं पूरी तरह से आपके साथ हूँ। इस आदमी ने आपका अपमान किया है। आप इस मामले को कैसे सुलझाना चाहते हैं? प्रभारी व्यक्ति भय से कांप रहा था, घबराकर याद करने की कोशिश कर रहा था कि क्या वह हाल ही में सुरक्षा शुल्क देना भूल गया था, और लगातार माफी मांगता रहा। लेकिन झाओ मिंगजे के आदेश के बिना, चाहे वह कितना भी कुछ कह ले, इस समय उसके पास जमीन चूमने के अलावा कोई चारा नहीं था। शाओ शाओ झाओ, बात इतनी गंभीर नहीं है। हिंसा की कोई जरूरत नहीं है। बस उनसे माफी मंगवा लो और फिर उन्हें वापस जाने दो। जिस निवासी ने भोज का आयोजन किया है, जब वह उनसे मिलने बाहर आएगा तो मैं उन्हें अपने आप अंदर आने दूंगा। क्या तुमने सुना? जल्दी से माफी मांगो और फिर अपने लोगों के साथ यहाँ से निकल जाओ। मेरे रिहायशी इलाके में हंगामा मचा रहे हो, अगर मैंने तुम्हें दोबारा पकड़ा तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। माफ कीजिए बड़े भाई, आपका उपनाम आप है ना? भाई आप, दादाजी आप। मैंने अभी बदतमीजी की और आपका अपमान किया। मुझे सचमुच बहुत अफसोस है। मैं अभी अपने लोगों को होटल वापस ले जा रहा हूँ। मैं आपकी अनुमति के बिना बिल्कुल भी अंदर नहीं जाऊंगा। झाओ मिंगजे ने प्रभारी व्यक्ति की बात अनसुनी कर दी और यू जिचाओ को देखता रहा। क्या कहते हो अंकल यू? क्या आप मेरी माफी स्वीकार करते हैं? अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, तो मैं उसे सबक सिखाने में आपकी मदद करूंगा। झाओ मिंगजे की बातें सुनकर प्रभारी व्यक्ति कांप उठा और उसने लंबी चौड़ी माफी मांगनी शुरू कर दी। उसे डर था कि यू जिचाओ उसे माफ नहीं करेगा। यू जिचाओ घटनाक्रम देखकर कुछ आश्चर्यचकित रह गया और उसने जल्दी से झाओ मिंगजे से कहा, शाओ झाओ, बस करो। उन्हें उठने दो। अगली बार बस इतना कह देना कि वे निवासी को पहले से सूचित कर दें, तब मैं निश्चिंत होकर उन्हें अंदर आने दूंगी। सुना तुमने? आगे से आने से पहले सूचना दे देना। शुक्र है, अंकल यू उदार हैं और उन्होंने तुम्हें बुरा नहीं माना। अब 1 मिनट में यहाँ से चले जाओ। अगर तुम धीरे चलोगे तो यहीं रुक सकते हो। डॉट डॉट डॉट। रुका हुआ। अध्याय 7, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा। हाँ हाँ, प्रभारी व्यक्ति झट से अपने पैरों पर खड़ा हो गया, जबकि होटल के अन्य कर्मचारी वाहनों की ओर वापस भागते हुए यह कामना करने लगे कि काश उनके पास अतिरिक्त पैर होते।
इंजन गर्जना करते हुए चालू हो गए और हालांकि ड्राइवर के चेहरे पर अभी भी भय के भाव थे, झाओ मिंगजे के चेहरे पर पहले ही मुस्कान फैल चुकी थी। अगर वह सचमुच उन्हें अभी जाने देता है तो इससे निश्चित रूप से झांग यी की प्रलय की तैयारियों की प्रगति पर असर पड़ेगा। 1 मिनट रुकिए अंकल, ये लोग मेरे लिए खाना लेकर आए हैं, इन्हें अंदर आने दीजिए। झांग यी की आवाज़ रिहायशी इलाके के भीतर से सुनाई दी। झाओ मिंगजे को थोड़ी सी निराशा हुई, हालांकि उन्हें इस तरह के घटनाक्रम की काफी समय से आशंका थी। आखिर भाग्य के पुत्र से संबंधित चीजें इतनी आसानी से कैसे छीनी जा सकती थीं। झांग यी बाहर निकली और होटल के कर्मचारी, जो पहले ही आधी गाड़ी पीछे कर चुके थे, ने अचानक ब्रेक लगा दिए। प्रभारी व्यक्ति खुशी से यू जिचाओ को समझाने के लिए गाड़ी से कूदने ही वाला था, लेकिन झाओ मिंगजे के चेहरे के भाव देखकर उसने तुरंत अपना पैर पीछे खींच लिया। हालांकि उसने अपना सिर बाहर निकालकर चिल्लाया, भाई यू, ये श्री झांग हैं जिन्होंने हमसे भोजन का ऑर्डर देने के लिए संपर्क किया था। वे अभी हमसे मिलने आए हैं, तो क्या हम ट्रक अंदर ले जा सकते हैं। अब प्रभारी व्यक्ति झाओ मिंगजे को दरकिनार कर रहा था, इसलिए नहीं कि वह अब डर नहीं रहा था, बल्कि इसलिए कि अगर ट्रक भरकर खाना बर्बाद हो जाता तो वह नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता था। झांग यी आवासीय क्षेत्र के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ा और तुरंत ही उसने झाओ मिंगजे को यू जिचाओ के कंधे पर हाथ रखे हुए देखा। उसने शुरू में यू जिचाओ का गर्मजोशी से स्वागत करने का इरादा किया था, लेकिन इस मुद्रा को देखकर उसके चेहरे से मुस्कान पल भर में गायब हो गई और उसकी जगह एक गहरी भौहें चढ़ गईं। जिस तरह से वे एक दूसरे के गले में हाथ डाले खड़े हैं, क्या इससे यह संकेत मिलता है कि उनके बीच अच्छे संबंध हैं। अंकल, लगता है मैंने आपको गलत समझा। झांग यी ने एक पिछला जीवन जिया था। उस जीवन में यू जिचाओ ने एक माँ और बेटी को बचाने के लिए अपना भोजन त्याग दिया था और अंततः अपने ही घर में भूख से मर गया था। पिछले जन्म में यू जिचाओ के कार्यों के आधार पर झांग यी के मन में उनके प्रति अच्छी धारणा थी और वह सोच रहे थे कि क्या इस पुनर्जन्म में प्रलय आने के बाद वे साथी बन सकते हैं। लेकिन अब झांग यी को लगा कि उन्होंने यू जिचाओ के बारे में बहुत सरलता से अनुमान लगा लिया था। लिटिल झांग, क्या तुमने ये सारे खाने का ऑर्डर दिया था? क्या तुम कोई दावत देने की योजना बना रहे हो? एक साथ इतना सारा क्यों मंगवा रहे हो? क्या एक व्यक्ति इतना सब खा पाएगा? क्यों न तुम हमारे साथ थोड़ा सा बांट लो? क्या झांग यी ने हाल ही में लॉटरी जीती है? क्या मैंने कल ही नहीं सुना था कि उस पर भाईजे का कर्ज है और उसका घर भी जब्त हो गया है? क्या उसे लगता है कि वह कर्ज चुका नहीं सकता और उसने पूरी तरह से हार मान ली है? जब झाओ मिंगजे वहां पहुंचा तो पड़ोसियों ने उसके बारे में कानाफूसी करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उनकी नज़र में झांग यी महज एक मामूली सुपरमार्केट प्रशासक था, इसलिए वे तुरंत आपस में फुसफुसाने लगे। झाओ मिंगजे ने भी झांग यी की ओर शरारती अंदाज में देखते हुए कहा, झांग यी, इतने सारे पकवानों का तुम क्या करोगी? अगर ये ट्रक अंदर आ गए तो क्या तुम्हारे घर में ये सब सामान भी पाएगा? इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं, इसमें मेरा क्या लेना देना है। झाओ मिंगजे जेब में हाथ डाले गुंडेपन भरे अंदाज में झांग यी के पास गया। तुम्हारे पास पैसा तो है, लेकिन तुम कर्ज नहीं चुकाते, फिर भी चुपके से अपने लिए इतने सारे व्यंजन मंगवाते हो। मैंने कहा था कि मैं आपको 2 महीने में पैसे वापस कर दूंगा। यह अब मेरा निजी मामला है, आपको इसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो वैसे भी दखल दे रहा हूँ। झाओ मिंगजे ने यू जिचाओ को पकड़कर चिल्लाया। पैसे की बात छोड़ दे तो इस रिहायशी इलाके में संपत्ति के मालिक के तौर पर मुझे यह जानने का पूरा हक है कि आप इतने सारे बर्तनों का क्या कर रहे हैं। आपका किराए का अपार्टमेंट सिर्फ 100 वर्ग मीटर का है, आप शायद इतना सारा सामान अंदर ला भी नहीं सकते। इस तरह का असामान्य व्यवहार हम बाकी लोगों की रिहायशी सुरक्षा को खतरे में डालता है। अगर आप साफ साफ नहीं समझाते तो ये ट्रक बिल्कुल भी रिहायशी इलाके में नहीं आ सकते। जिसकी भी आंखें थीं, वह देख सकता था कि झाओ मिंगजे जानबूझकर मुसीबत मोल ले रहा था। हालांकि मोहल्ले में लगभग सभी जानते थे कि झांग यी पर झाओ मिंगजे का बहुत सारा पैसा बकाया था। झाओ मिंगजे की हैसियत को देखते हुए पड़ोसियों ने एक एक करके अपनी राय जाहिर कर दी। बिल्कुल सही, इतने सारे ट्रक क्यों ही अंदर आना चाहते हैं, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्कुल। क्या आप समाज से बदला लेने की योजना बना रहे हैं क्योंकि आप पैसा वापस नहीं कर सकते? कौन जाने उन ट्रकों में असल में क्या ले जाया जा रहा है। मैं भी उन्हें अंदर आने देने के लिए सहमत नहीं हूँ। सुरक्षा गार्ड, हम सब जानते हैं कि आपके झांग यी के साथ अच्छे संबंध हैं, लेकिन अब जब इतनी सारी निगाहें आप पर हैं, तो मैं देखना चाहता हूं कि क्या आप उसका बचाव करने की हिम्मत करते हैं। ये कैसी बकवास कर रहे हो? इसका सिक्योरिटी गार्ड यू से क्या लेना देना है? झाओ मिंगजे ने यू जिचाओ पर आरोप लगाने वाले व्यक्ति को घूर कर देखा। वह आदमी इतना डर कि जल्दी से भीड़ में घुसने की कोशिश करने लगा, लेकिन 2 कदम चलने से पहले ही उसने एक दर्दनाक चीख मारी और नजरों से ओझल हो गया। झाओ मिंगजे को उस व्यक्ति की परवाह नहीं थी जिसकी चापलूसी उल्टी पड़ गई थी। इसके बजाय उन्होंने धार्मिक भाव से भीड़ को संबोधित किया। आप निश्चिंत रहें, अंकल यू हमारे युएशान रिहायशी इलाके के सबसे मेहनती और जिम्मेदार सुरक्षा गार्ड हैं। भले ही झांग यी से उनकी निजी दोस्ती हो, वे कभी भी किसी तरह की लिपापोती नहीं करेंगे। सुरक्षा गार्ड यू, झांग यी का व्यवहार बहुत ही संदिग्ध है। इतना सारा खाना घर लाना, खाने की तो बात ही छोड़िए, आप उसे पूरा खा भी नहीं सकते। सबकी सुरक्षा के लिए आप इन लोगों को रिहायशी इलाके में बिल्कुल भी ना आने दें। झाओ मिंगजे, झांग यी अपना गुस्सा दबा नहीं सका और सीधे उस पर चिल्लाया, यह एक सामान्य लेन देन है। भले ही मैं ये व्यंजन खत्म ना कर पाऊं, तुम्हें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। अंकल यू, इन्हें जल्दी अंदर आने दीजिए। झाओ मिंगजे और झांग यी दोनों की निगाहें यू जिचाओ पर टिकी हुई थीं, जो बीच में फंस गया था और खुद को एक मुश्किल स्थिति में पा रहा था।
झांग यी के साथ उनके वास्तव में अच्छे व्यक्तिगत संबंध थे। वह अक्सर झांग यी के माध्यम से सुपरमार्केट से रियायती सामान खरीदते थे, जिससे उन्हें काफी पैसे की बचत होती थी। दूसरी ओर झाओ मिंगजे से उनका परिचय मात्र था, लेकिन झाओ मिंगजे को सभी संपत्ति मालिकों का समर्थन प्राप्त था। अपनी स्थिति को देखते हुए इन ट्रकों को अंदर आने देना नितांत अनुचित होता। यू जिचाओ के चेहरे पर संघर्ष के भाव दिखाई दिए। उसने शोर मचाते हुए बहस कर रहे मालिकों की भीड़ को देखा और अंत में एक आह भरी। छोटे झांग, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारा चाचा इन ट्रकों को अंदर नहीं आने दूंगा, बल्कि सब लोग इस बात से सहमत नहीं हैं। तुम अपने भोज के लिए कोई और जगह क्यों नहीं ढूंढ लेते? मैं तुम्हें जगह ढूंढने में मदद करूंगा। अंकल साहब, यह तो बस एक सामान्य खरीदारी है। अगर आपको यकीन नहीं है, तो मैं ट्रक खुलवाकर आपको दिखा दूंगा कि अंदर क्या है। यू जिचाओ ने कड़वी मुस्कान दी। अगर वे उन्हें खोल भी दे तो क्या फर्क पड़ेगा? इन मालिकों को इस बात की परवाह नहीं थी कि ट्रकों के अंदर क्या है, उन्हें केवल इस बात की परवाह थी कि ट्रक अंदर प्रवेश कर सकते हैं या नहीं। अगर सब लोग देख भी लें तो क्या होगा? इतने सारे बर्तन कहाँ रखेंगे? अगर घर में जगह नहीं होगी तो क्या वे दालान में फैल जाएंगे? क्या खाना जहरीला है? जब तक कोई बहाना ढूंढना चाहता था, तब तक उन ट्रकों को अंदर न आने देने के 10,000 कारण मौजूद थे। एक सुरक्षा गार्ड के रूप में यू जिचाओ का कर्तव्य संपत्ति मालिकों की सेवा करना था। एक सैनिक होने के नाते वह जिम्मेदारी को सर्वोपरि मानता था। उसने झांग यी की ओर देखा, सिर हिलाया और कहा, माफ करना छोटे झांग, मैं अब भी उन्हें अंदर नहीं जाने दे सकता। झांग यी की आंखों में निराशा साफ झलक रही थी जब उसने यू जिचाओ को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिस व्यक्ति को वह इतना सम्मान देता था, वह वास्तव में झाओ मिंगजे के साथ मिलकर उसका विरोध करेगा। वह केवल अपने चरित्र के बारे में गलत निर्णय को ही दोष दे सकता था। झांग यी ने अपने होंठ काट लिए, उसका शरीर गुस्से से कांप रहा था। उसने वहां मौजूद सभी लोगों से जहर उगलते हुए कहा, तुम्हें इसका पछतावा होगा। देखो तो सही, वो हमें धमकाने की हिम्मत भी कर रहा है। तो फिर हम ट्रकों को अंदर तो बिल्कुल नहीं आने दे सकते। अरे बाप रे, किसी को उसके बाहरी रूप से नहीं आंकना चाहिए। तो छोटा झांग इसी तरह का इंसान है। मुझे भविष्य में उसे दूर रहना होगा, वरना अगर वह अचानक आपा खो बैठा और किसी को चोट पहुंचा दी तो यह बहुत बुरा होगा। हम तुमने इतना सारा खाना मंगवाया और सबके साथ बांटने की पेशकश तक नहीं की। पता नहीं तुम क्या कर रहे हो। अंदर न आने देने का यही नतीजा होना चाहिए। भाई से के यहाँ होने पर क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसी मनमानी करके बच जाओगे? डॉट डॉट डॉट। रुका हुआ। अध्याय 8 सिस्टम स्पेस का विस्तार। मानव स्वभाव ऐसा ही है, जब तक किसी को कोई लाभ नहीं मिलता, तब तक उसे हानि ही माना जाता है। झाओ मिंगजे का समर्थन मिलने पर ये लोग गिरे हुए आदमी को और परेशान करने का मौका नहीं छोड़ते। वे झांग यी पर आरोप लगाने के लिए टूट पड़े, बीच बीच में झाओ मिंगजे की ओर देखते हुए मानो कह रहे हों, भाई से देखो मैं झांग यी को कितनी सख्ती से डांट रहा हूँ, तुम्हें मुझे याद रखना चाहिए। श्रेय पाने की होड़ में लगे कुछ लड़कों के मौखिक हमले के आगे झुककर झांग यी को वापस लौटना पड़ा। लेकिन जाने से पहले उन्होंने वहां मौजूद सभी लोगों से कहा, मैंने तुम सबको याद रखा है। समय आने पर तुम में से कोई भी बच नहीं पाएगा। झांग यी की धमकी को देखकर सब लोग उपहास उड़ाने लगे। ये कैसा मजाक है? तियानहे का सरगना भीड़ के ठीक बीचों बीच खड़ा था। आप तो बस एक छोटे से सुपरमार्केट के मैनेजर हैं और आप लोगों को धमका रहे हैं। क्या हर कोई डर सकता था? बिल्कुल नहीं। झांग यी में तो इतनी क्षमता ही नहीं थी। जब बाकी सब लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, तभी यू जिचाओ ने राहत की सांस ली। साफ तौर पर इस बार झांग यी को मना करने से वह थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। झाओ मिंगजे ने यह देखा और जल्दी से उसे एक तरफ खींचकर कहा, चाचा यू आपने सही किया। हम सब आपका समर्थन करते हैं। लेकिन लिटिल झांग आमतौर पर मेरी बहुत मदद करता था। ऐसा करने से क्या उसका दिल नहीं टूट जाएगा? ये क्या कह रहे हो? झाओ मिंगजे ने सिर हिलाते हुए कहा, चाचा जी आप बहुत ही भोले हैं। आप सैनिक रह चुके हैं, आपको जनता और व्यक्तिगत हितों में फर्क करना आना चाहिए। अगर झांग यी सच में समझदार होता तो वह आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं होता। इसलिए ज्यादा मत सोचिए। झाओ मिंगजे ने चारों ओर देखकर सुनिश्चित किया कि कोई उनकी बातचीत सुन तो नहीं रहा है, फिर आगे कहा, सुरक्षा गार्ड मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। बाजार में आजकल मंदी चल रही है और कीमतें ऊपर नीचे हो सकती हैं। आपको जल्दी से घर में कुछ खाने पीने का सामान जमा कर लेना चाहिए। क्या सच में? तो याद दिलाने के लिए धन्यवाद नन्हे झाओ। इसमें कोई परेशानी नहीं है। झाओ मिंगजे ने यू जिचाओ के कंधे पर थपथपाया और भीड़ से बाहर निकल गए। यू जिचाओ को अपने पक्ष में करने की योजना के संबंध में झाओ मिंगजे का मानना कि यह आवश्यक था। ऐसा इसलिए नहीं था कि उसे अचानक दान करने का मन हुआ, बल्कि इसलिए कि यू जिचाओ स्क्रिप्ट में झांग यी के टीममेट होने के अलावा एक एबिलिटी यूजर भी था। वैश्विक हिमपात का आगमन सौर तूफान के कारण चुंबकीय क्षेत्र में गड़बड़ी से हुआ था। विकिरण से प्रभावित लोगों में कुछ क्षमताओं के जागृत होने की संभावना थी और यू जिचाओ उनमें से एक था। मूल पटकथा में यू जिचाओ एक सम्माननीय और वफादार व्यक्ति था और उसने झांग यी के लिए गोली भी खाई थी। सर्वनाश के समय मानव ढाल रखने से कौन इनकार करेगा? अब जबकि झांग यी का उससे मतभेद हो गया था, भाग्य के बच्चे से संबंधित दोस्ती को झाओ मिंगजे ने छीन लिया था, जिसका झांग यी के भाग्य पर अनिवार्य रूप से प्रभाव पड़ेगा। इससे यू जिचाओ की हत्या टल गई, जिससे झांग यी को और भी शक्तिशाली साथी ढूंढने की प्रेरणा मिल सकती थी, साथ ही उसे अपने अधीन भी कर लिया गया। इस सौदे को सिर्फ 2 शब्दों में बयान किया जा सकता है, भारी मुनाफा। एक बार यह मामला सुलझ गया तो सिस्टम की आवाज झाओ मिंगजे के दिमाग में गूंजने लगी। डिंग।
मेजबान को बधाई हो, जिसने भाग्य के बच्चे को उसके साथी से अलग करने में सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। प्रगति बार 10% बढ़ गया है। सिस्टम स्पेस बढ़कर 500 वर्ग मीटर हो गया है। आइटम पुरस्कारों को सिस्टम स्पेस में परिवर्तित किया जा सकता है। क्या आप परिवर्तित करना चाहेंगे? वस्तुओं को त्याग दें और पुरस्कार को सिस्टम स्पेस में परिवर्तित करें। झाओ मिंगजे ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। इस समय वास्तव में उनके पास पर्याप्त भंडारण स्थान की कमी थी, इसलिए उन्हें एक पूरी मंजिल को गोदाम के रूप में इस्तेमाल करना पड़ रहा था। अब जब सिस्टम ने उसे यह विकल्प दिया, तो झाओ मिंगजे ने एक पल भी संकोच नहीं किया और सीधे वस्तु पुरस्कार को त्याग दिया। सिस्टम स्पेस में परिवर्तित करें। डिंग। रूपांतरण सफल रहा। सिस्टम का क्षेत्रफल बढ़कर 700 वर्ग मीटर हो गया है। बहुत बढ़िया। झाओ मिंगजे 200 वर्ग मीटर के विस्तार से पहले ही बहुत संतुष्ट थे। जब प्रलय आएगा तो ये 200 वर्ग मीटर का भंडार झाओ मिंगजे और उसके साथियों के लिए लंबे समय तक जीवन को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होगा। यदि वे संयम से भोजन करें तो कई वर्षों तक उनका भरण पोषण आसानी से हो जाएगा। इनाम मिलने के बाद झाओ मिंगजे बहुत खुश था। अब इस मामले को खत्म करने का समय आ गया था। झाओ मिंगजे होटल के प्रभारी के पास गया, जो पहले यू जिचाओ से विनती करने के लिए उसे दरकिनार कर गया था। अब वह अपने अधीनस्थों के नियंत्रण में था, उसके पैर पहले ही टूट चुके थे। हालांकि अधीनस्थों ने उसे घेर लिया था ताकि दूसरों को दिखाई न दे, फिर भी उसकी चीखों से साफ पता चल रहा था कि वह किस पीड़ा से गुजर रहा है। जैसे ही झाओ मिंगजे पास आया, उसके अधीनस्थों ने स्वतः ही उसके लिए रास्ता बना दिया। प्रभारी व्यक्ति अभी भी भूत की तरह विलाप कर रहा था, दया की भीख मांग रहा था और झाओ मिंगजे को देखकर अपनी क्षणिक आवेगपूर्ण गलती का प्रायश्चित करना चाहता था। झाओ मिंगजे जैसा व्यक्ति होने के नाते वह ज्यादा समय बर्बाद नहीं करता था। उसने जितियानई को इशारा करते हुए कहा, मैं यह काम तुम पर छोड़ता हूँ। सीधे उसके दफनाने के लिए जगह ढूंढ लो। काम पूरा होने के बाद मुझसे मिलने आना। प्रभारी व्यक्ति इतना भयभीत हो गया कि उसने खुद को गंदा कर लिया, लेकिन झाओ मिंगजे अविचलित रहा। अगर आज तुमने मुझसे बात करने के लिए किसी और को दरकिनार करने की हिम्मत की, तो कल झांगी के लिए खाना लाने के लिए भी मुझसे बात करने की हिम्मत करोगे। इस तरह के व्यक्ति को रखा नहीं जा सकता। जो कोई भी उसका अनादर करने या झांगी की मदद करने की हिम्मत करेगा, उसे मार डाला जाना चाहिए। युएशान आवासीय क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर मची हलचल जल्द ही थम गई। मैं यहाँ हूँ ही के पारंपरिक सिद्धांत का पालन करते हुए झाओ मिंगजे ने नवनिर्मित आश्रय स्थल का जायजा लेने की तैयारी की। अन्य अधीनस्थों को बर्खास्त करने के बाद झाओ मिंगजे सतर्क रहे और केवल अपने विश्वास पात्रों को ही उनके श्रम के फल का निरीक्षण करने के लिए लाए। झाओ मिंगजे की इमारत में कुल 3 मंजिलें और 6 कमरे थे। लिफ्ट के आने से पहले ही बिजली की ड्रिल मशीनों की आवाज सुनाई देने लगी। ली रोंग हेलमेट पहने और ब्लूप्रिंट पकड़े हुए काम का निर्देशन कर रही थी, जबकि अन्य कारखाने के कर्मचारी पूरी लगन से काम कर रहे थे। संक्षिप्त अभिवादन के बाद झाओ मिंगजे को जो एनी की खैरियत जानने को प्राथमिकता देनी पड़ी। झाओ मिंगजे के कमरे में सबसे आखिर में सुरक्षा प्रणाली लगाई गई थी, इसलिए अभी तक उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऊपर से आ रही तेज आवाजों के बीच झाओ मिंगजे ने दरवाजा खोल दिया। बैठक में बैठा काई मिंग कुछ उग रहा था, लेकिन झाओ मिंगजे को देखते ही वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और बोला, भाई जे, आप यहाँ हैं। मैं यहाँ हूँ। झाओ मिंगजे ने सिर हिलाया, फिर काई मिंग की ओर देखा, जिसकी आंखें लाल थीं और उनके चारों ओर गहरे काले घेरे थे। पिछले 2 दिन बहुत मुश्किल रहे हैं। मैं बाद में किसी और को तुम्हारे साथ ड्यूटी पर लगा दूंगा, तुम्हें आराम करना भी जरूरी है। कोई बात नहीं भाई जे, मैं अभी भी हिम्मत बनाए रख सकता हूँ। बस करो। मेरी बात पर बहस मत करो। मामला सुलझ गया है। जो एनी कहाँ है? हालात कैसे हैं? कोई बात नहीं, उसने अब ज्यादा हंगामा नहीं किया है, लेकिन वह खा पी नहीं रही है, बस खुद को कमरे में बंद कर लेती है। कोई बात नहीं, जब तक वह मर न जाए। खाओ या ना खाओ, धिक्कार है। झाओ मिंगजे ने जो एनी को इसलिए नहीं मारा क्योंकि वह पटकथा में मुख्य महिला पात्र थी। झांगी की मृत्यु तक ऐसे महत्वपूर्ण पात्र को जीवित रखना ही सबसे अच्छा था। झाओ मिंगजे ने अपने शयन कक्ष का दरवाजा खोला। जो एनी रजाई को कसकर पकड़े हुए थी और अपना सिर उसमें गहराई तक छिपाए हुए थी। उसने बाहरी शोर को रोकने के लिए ईयरप्लग लगा रखे थे और झाओ मिंगजे के अंदर आने का उसे जरा भी पता नहीं चला। रुका हुआ। अध्याय 9, पड़ोसियों पर मिलकर हमला करना। सोना बंद करो। काम पर लग जाओ। झाओ मिंगजे ने एक डरावनी मुस्कान बिखेरी। मानो रोशनी में बदलाव महसूस करते हुए जो एनी ने दरवाजे की ओर देखा और उसे वही चेहरा दिखाई दिया जो उसके दिल के सबसे गहरे कोनों में बसा हुआ था। झाओ मिंगजे ने जो एनी के कानों से ईयरप्लग खींचकर निकाल दिए। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे पकड़ लिया और वापस बिस्तर पर पटक दिया। चीख पुकार एक बार फिर गूंज उठी, जो अचानक हुई एक जोरदार धमाके के बाद ही शांत हुई। झाओ मिंगजे ने पिस्तौल जो एनी के सिर पर सटा दी। उसके बगल में एक टूटा हुआ गमला पड़ा था। मौत का खतरा एक बार फिर उसके दिल पर मंडरा उठा, जिससे वह तुरंत होश में आ गई। 1 और घंटा बीत गया। जब झाओ मिंगजे कमरे से बाहर निकले, तब तक उनकी सुबह की सुस्ती गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक जीवन चमक आ गई थी। इस बार जो एनी नहीं रोई। उसने रजाई को कसकर पकड़ लिया और झाओ मिंगजे की दूर जाती पीठ को देखती रही। कैमिंग, याद रखना कि वह हर दिन खाना खाए। अगर वह खाने से मना कर दे तो उसे जबरदस्ती खिलाओ। अगर नरमी से काम ना बने तो सख्त तरीका अपनाओ। समझा? झाओ मिंगजे ने सिर हिलाया, फिर जो एनी की ओर मुड़कर कहा, तुम्हें अकला जानी चाहिए। मैंने तुम पर दया करके तुम्हें मारा नहीं। अगर सब कुछ खत्म होने के बाद भी तुम इसी दयनीय हालत में दिखोई तो। झाओ मिंगजे ने 2 बार नाक सिकोड़ी और कुछ नहीं कहा, लेकिन वहां मौजूद सभी लोग उसका मतलब समझ गए। जो एनी की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया।
यहाँ मामला सुलझने के बाद झाओ मिंगजे ने काई मिंग को आखिरी निर्देश दिया कि वह बाकी लोगों के साथ बारी बारी से उसकी निगरानी करे, फिर उसने दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। आज झांग यी की आपूर्ति को रोकने के अलावा झाओ मिंगजे के सामने कई और चुनौतियां थीं। प्रलय से पहले की तैयारियों को एक पल के लिए भी रोका नहीं जा सकता था। यह जीवन और मृत्यु का मामला था और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता था। झाओ मिंगजे अपने अगले कदमों की योजना मन ही मन बना रहा था, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो गलियारा लोगों से खचाखच भरा हुआ था। सरसरी नजर डालने पर पता चला कि वे सभी एक ही इमारत में रहते थे। उनका नेतृत्व झांग होंग नाम की एक बुजुर्ग महिला कर रही थी। वह पड़ोस समिति की सदस्य थी। सेवानिवृत्ति के बाद अपने पोते की परवरिश करते हुए खाली बैठना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था और वे अपने पद का दुरुपयोग करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। उसके पीछे आने वाले लोग भी जाने पहचाने चेहरे थे, वे पड़ोसी जिन्हें वह अक्सर देखता था। हालांकि वे आंटी झांग के पीछे झिझक और डर के भावों के साथ खड़े थे। इतने सारे लोग मेरे दरवाजे के सामने क्यों खड़े हैं? क्या आप मुसीबत मोल लेना चाहते हैं? झाओ मिंगजे को असल में अंदाजा हो गया था कि वे लोग वहां क्यों थे। ली रोन से बातचीत के बाद कल से उनके घर में मरम्मत का काम शुरू हो गया था। रात के काम का शोर दीवारों से होकर दूसरों को सुनाई दे रहा था, लेकिन फिर भी झाओ मिंगजे को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। क्या आपको परेशानी हुई? इससे बेहतर होता कि शोर से आपकी जान ही चली जाती। झाओ मिंगजे यह नहीं भूला था कि मूल कहानी में ये पड़ोसी उससे बेहद नफरत करते थे। झांग यी द्वारा उसे मारने में सफल होने का आधा कारण वे ही थे। झाओ मिंगजे की नज़र में ये पड़ोसी बलि के बकरे मात्र थे। वे कहानी के गौण पात्र थे। उन्हें मारने से झांग यी के खिलाफ उनके खेल पर जरा भी असर नहीं पड़ेगा। भले ही वे पूरी रात परेशान रहे हों और स्पष्टीकरण मांगने के लिए बड़ी संख्या में आए हों, लेकिन वे स्पष्ट रूप से एकजुट नहीं थे। ऐसे बदतमीजों का समूह जो ताकतवरों से डरते थे, प्रलय के समय भी किसी काम का नहीं था। झाओ मिंगजे के पलटवार से सभी लोग स्तब्ध रह गए, लेकिन नेता होने के नाते आंटी झांग ने अपने डर को दबाकर अपनी बात रखी। लिटिल झाओ, कल रात आपके यहाँ मरम्मत का काम चल रहा था, जिसकी वजह से हम सबकी नींद खराब हो गई। हम सब पड़ोसी हैं, तो क्या हम इस बारे में बात कर सकते हैं? क्या आप आराम के समय काम रोक सकते हैं ताकि सबको थोड़ी नींद मिल सके? मुझे क्या फर्क पड़ता है कि तुम सो पाओ या नहीं? अगर नहीं सो पा रहे हो तो कान में ईयरप्लग लगा लो। अगर फिर भी नींद नहीं आ रही तो इमारत से कूद जाओ, तब तुम सो जाओगे, ऐसी नींद जिसे कभी जागना नहीं पड़ेगा। छोटे झाओ, तुम ऐसी बातें कैसे कह सकते हो? आंटी झांग की आवाज थोड़ी ऊंची हो गई, मानो वह उसे डांट रही हो, जिससे पीछे खड़े निवासियों ने उनकी ओर प्रशंसा भरी नजरों से देखा। यह बुढ़िया बेहद घमंडी थी। भीड़ की निगाहों से उत्तेजित होकर उसने अपने डर को दबाकर कहा, हमारी इकाई एक समुदाय है। तुम लोग रोज इतना शोर मचाते हो कि किसी को चैन नहीं मिलता। हम जानते हैं कि तियानहे में तुम्हारा दबदबा है, लेकिन यह मत सोचो कि तुम संगठन के खिलाफ जा सकते हो। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अंत अच्छा नहीं होगा। झाओ मिंगजे ने झांग होन को लात मारकर जमीन पर पटक दिया, जिससे बाकी लोग चौंक गए। तो देखते हैं कि हम में से किसका हाल बुरा होता है। जैसे ही झाओ मिंगजे ने अपना कदम बढ़ाया, आपातकालीन सीढ़ियों से कदमों की आहट सुनाई दी। सूट पहने कुछ कर्मचारी और औजार लिए कारखाने के मजदूर तेजी से नीचे उतरे और निवासियों के ठीक सामने आकर खड़े हो गए। एक तरफ के लोग धमकी भरे अंदाज में उंगलियां चटका रहे थे, जबकि दूसरी तरफ के लोग डर के मारे पीछे हट रहे थे। गलियारे में अफरा तफरी मच गई। निवासी, सब लोग शांत हो जाओ, चिल्ला रहे थे, मानो वे भूल गए हों कि वे ही लोग झाओ मिंगजे को ढूंढने आए थे। झांग होंग जमीन पर गिर पड़ी, अपना पेट पकड़े खड़ी रही और काफी देर तक खड़ी नहीं हो पाई। उसका पहले वाला घमंड जमीन पर लेटकर रोने की उसकी वर्तमान स्थिति से बिल्कुल विपरीत था। उसने फिर भी स्थिति को अपने हाथ में लेने की पूरी कोशिश की, लेकिन दोनों पक्षों में इतना हंगामा था कि फर्श पर लेटे रहने के कारण कोई भी उसकी बड़बड़ाहट नहीं सुन पा रहा था। बेवकूफ, मेरी दादी को छोड़ दे, एक बचकानी आवाज ने बहस को एक पल के लिए रोक दिया। निवासियों की तरफ से एक खिलौना कार चाप बनाते हुए आए और धीरे से झाओ मिंगजे के सिर पर जा लगी। खटखट, छोटी खिलौना कार जमीन पर गिर गई। झाओ मिंगजे ने अविश्वास से उसे उठाया और अपने माथे को छुआ, जिस पर एक भी निशान नहीं था। दृश्य बेहद अजीब हो गया। भाईजे, शांत हो जाओ। बच्चा बस शरारत कर रहा है, उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, भाईजे। यह हुजी ने किया है, जो झांग होन का पोता है। हम तो बस यह देखने आए थे कि क्या हो रहा है। हम अब जा रहे हैं। जा रहे हो? आखिर जा कहाँ रहे हो? झाओ मिंगजे ने प्लास्टिक की खिलौना कार को मसल दिया और घबराकर समझाने वाले आदमी को थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा दिया। उसके साथियों और लीरोन के कारखाने के मजदूरों का सब्र टूट चुका था और हाथापाई शुरू हो गई। यह कोई लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक तरफा हार थी। झाओ मिंगजे के आदमी इस काम में वर्षों का अनुभव रखने वाले पेशेवर थे। उनके आते ही निवासी अपने माता पिता के लिए रोते बिलखते इधर उधर भागने लगे। गलियारा सनकरा था। कुछ फुर्तीले लोग भागने के रास्ते में घुस गए और घर की ओर दौड़ पड़े, लेकिन अधिकांश लोग केवल एक साथ हडल होकर बुरी तरह पिटने के अलावा कुछ नहीं कर सके। लेकिन तकलीफ के मामले में झांग होंग सबसे बुरी हालत में थी। अनगिनत पैरों के नीचे कुचले जाने से उसके कपड़े जगह जगह से फट रहे थे। झाओ मिंगजे द्वारा लात मारकर गिराए जाने के बाद से वह खड़ी नहीं हो पाई थी। वह ठीक भीड़ के बीचों बीच पड़ी थी और दोनों तरफ से उस पर लात पड़ रही थी। हालांकि वह जोर जोर से चीख रही थी, लेकिन किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। डॉट डॉट डॉट। अध्याय 10, हथियार खरीदना। पूरा गलियारा घोर अराजकता में डूबा हुआ था, जहां लगातार चीख पुकार और रोने धोने की आवाजें गूंज रही थीं। हुजी, जिसने इस झगड़े को भड़काया था, चुपके से वहां से निकलने की तैयारी कर रहा था। लेकिन झाओ मिंगजे इस छोटे बदमाश को कैसे भागने दे सकता था?
उसके साथियों ने उसके लिए रास्ता साफ किया और उसने एक हाथ से हुजी को पकड़कर ऊपर उठा लिया। कहावत है कि एक नवजात बछड़ा बाघ से नहीं डरता, लेकिन जैविक रूप से देखा जाए तो हुजी अब नवजात नहीं था। बिना कुछ कहे झाओ मिंगजे ने उस बच्चे के चेहरे पर 2 थप्पड़ मारे। बच्चा फूट फूट कर रोने लगा और अपनी दादी को पुकारने लगा। उसे निराशा हुई क्योंकि उसकी दादी पहले ही बेहोश होकर कुचली जा चुकी थी और शिशु जैसी नींद सो रही थी मानो वह अपने बचपन में लौट गई हो। कुछ मिनट बाद कई लोग जमीन पर लेटे हुए थे जैसे सपनों की दुनिया में खो गए हों। नीचे से सायरन की आवाज सुनाई दी और जब तक वे पहुंचे तब तक संघर्ष समाप्त हो चुका था। झाओ मिंगजे कमर पर हाथ रखकर एक तरफ खड़ा था। उसके चमचों ने उसे मुसीबत से बचाने के लिए सारा दोष अपने ऊपर ले लिया, लेकिन जो लोग वहां पहुंचे थे वे उसका चेहरा अच्छी तरह जानते थे। किसी के इशारा किए बिना भी वे जानते थे कि ये सबके पीछे किसका हाथ है। इस तरह की सामूहिक झड़प में जब तक प्रभाव बहुत गंभीर न हो, कानून आम जनता को दंडित नहीं करता का सिद्धांत लागू होता है। इसके अलावा पूछताछ के बाद उन्हें पता चला कि यह सब हुजी की शरारत के कारण हुआ था। जाहिर है झाओ मिंगजे की लात को सबने नजरअंदाज कर दिया था। दोनों पक्षों से पूछताछ के बाद जिन्हें अस्पताल की जरूरत थी उन्हें अस्पताल ले जाया गया और जिन्हें वहां से ले जाने की जरूरत थी उन्हें ले जाया गया। जो बात काफी उत्साहजनक थी वह यह थी कि झांग होंग और हुजी को एक ही एम्बुलेंस में रखा गया था और उन्हें एक ही अस्पताल के वार्ड में भर्ती कराया जाएगा। आखिरकार परिवार को हमेशा साथ रहना चाहिए। हालांकि ऐसी घटना में फंसने से झाओ मिंगजे का समय थोड़ा विलंबित हो गया, लेकिन यह कोई बुरी बात नहीं थी। कम से कम यह प्रलय आने के बाद इसके नष्ट होने से तो बेहतर था। गलियारा साफ हो जाने के बाद झाओ मिंगजे को हथियारों की तैयारी शुरू करनी पड़ी। अपने साथियों के साथ वह अपनी कार में वापस लौटा। कुछ देर अपने कॉन्टैक्ट्स में खोजने के बाद उसने एक नंबर डायल किया। ली रोंग के विपरीत, जिसने तुरंत जवाब दिया, इस व्यक्ति ने तब तक फोन नहीं उठाया जब तक कि कॉल स्वचालित रूप से डिस्कनेक्ट होने वाली नहीं थी। यह क्या है? सामान खरीदना। दोनों ने ठंडे लहजे में बात की। ऐसा लग रहा था जैसे वे एक दूसरे से अपरिचित हों, लेकिन झाओ मिंगजे अच्छी तरह जानता था कि इस विक्रेता का तरीका बिल्कुल ऐसा ही था। किस प्रकार का? सबसे बेहतरीन जो मिल सके। मुझे 6 चाहिए, एक ही पता। प्रत्येक को 10 लाख, एक महीने में पहुंच जाएंगे। नहीं, बहुत धीमा है। इसे जल्दी करो। 20 दिनों के भीतर प्रत्येक को 1.5 मिलियन। कुल मिलाकर 9 मिलियन होंगे। झाओ मिंगजे को अत्यधिक कीमत देखकर दर्द का अनुभव हुआ, लेकिन दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति बातचीत में आए विराम से काफी असंतुष्ट प्रतीत हुआ। अगर आपको ये चाहिए तो उसी खाते का इस्तेमाल करें। मैं किसी को भेजकर इन्हें आपके घर तक पहुंचा दूंगा। अग्रिम भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। आजकल ये चीजें मिलना मुश्किल हो गया है, इस अवसर को न चूकें। चिंता मत करो, पैसे मिल जाएंगे। सामान जल्द से जल्द पहुंचा दो। दूसरे पक्ष ने झाओ मिंगजे से विशिष्ट विवरणों की पुष्टि नहीं की और तुरंत फोन काट दिया। झाओ मिंगजे ने अपना वादा निभाया और तुरंत विभिन्न माध्यमों से पैसे भेज दिए। सच तो यह है कि झाओ मिंगजे को भी नहीं पता था कि फोन के दूसरी तरफ कौन है। हालांकि वह तियानहे शहर के अंडरवर्ल्ड में पहले से ही एक शक्तिशाली हस्ती थे, लेकिन यह व्यक्ति एक भूत की तरह था जिससे उनके अस्तित्व को सही मायने में समझना असंभव था। सब कुछ अफवाहों के दायरे में ही रहा। झाओ मिंगजे को इस व्यक्ति की संपर्क जानकारी संयोगवश मिली थी। उन्होंने पहले भी एक बार साथ काम किया था और झाओ मिंगजे के पास मौजूद क्रूर गन इसी व्यक्ति के माध्यम से प्राप्त की गई थी। जो व्यक्ति ऐसी चीजें हासिल कर लेता है वह अपार शक्ति का स्वामी होता है। झाओ मिंगजे समझता था कि उससे बेहतर कोई न कोई जरूर होगा, इसलिए वह मूर्खतापूर्ण ढंग से यह पता लगाने की कोशिश नहीं करेगा कि वह व्यक्ति कौन है। इस समय वह केवल यही प्रार्थना कर सकता था कि वह व्यक्ति समझौते के अनुसार कार्य करे, अन्यथा झाओ मिंगजे इतनी बड़ी रकम का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कॉल खत्म होने के बाद वह बस इंतजार ही कर सकता था। आश्रय स्थल का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा था। झाओ मिंगजे ने पहले ही सामान खरीदने का काम शियाओ पेंग को सौंप दिया था और उसे निर्देश दिया था कि घर के गोदाम का फर्श पूरा होते ही वह सीधे सुपरमार्केट जाकर सामान खरीद ले। प्रलय के समय के लिए तैयारी करने में सावधानी बरतनी जरूरी थी। झाओ मिंगजे के पास झांगी जैसी असाधारण अंतरिक्ष क्षमता नहीं थी, लेकिन उसे यह सुनिश्चित करना था कि अंत आने पर उसका जीवन स्तर न गिरे। तापमान गिरने पर पूरा गोदाम प्राकृतिक रूप से फ्रीज बन जाता था। इससे भंडारित वस्तुओं के खराब होने की चिंता नहीं रहती थी, जो एक बड़ा फायदा था। बेशक झाओ मिंगजे को भी अपने सिस्टम स्पेस का उपयोग करना था। स्पेस में रखी वस्तुएं समय के साथ स्थिर हो जाती थी, इसलिए सबसे अच्छा तरीका झांगी के उदाहरण का अनुसरण करना और तैयार व्यंजनों का एक बैच अंदर स्टोर करने का आदेश देना था। झाओ मिंगजे ने तुरंत 500 मेजों के लिए भोजन का ऑर्डर देना शुरू कर दिया। 5 मीटर ऊंची और 700 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली यह प्रणाली इन सभी चीजों को रखने के लिए पर्याप्त से अधिक थी, यहां तक कि झाओ मिंगजे के लिए लगभग 300 वर्ग मीटर भंडारण स्थान भी बच गया था। बेशक खाना ऑर्डर करने के अलावा उसने पहले से ही दूसरे होटलों से भी संपर्क कर लिया था। अगर झांग यी उनके पास ऑर्डर देने जाता तो वे बिना किसी अपवाद के उसे मना कर देते। इस वजह से झांग यी को छोटे छोटे रेस्टोरेंट ढूंढने और उनसे एक एक करके खाना खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बावजूद झाओ मिंगजे ने अपने चमचों को जितना हो सके उतना भोजन हथियाने के लिए भेजा, जिससे झांग यी को बहुत कम लाभ के लिए कुत्ते की तरह इधर उधर दौड़ना पड़ा। इसके अलावा झाओ मिंगजे ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके झांग यी की आश्रय स्थल बनाने की योजना को बेहद मुश्किल बना दिया। तियानहे शहर की थोड़ी बड़ी नवीनीकरण कंपनियों में से किसी ने भी उनका काम लेने की हिम्मत नहीं की। उन्हें 3 दिन तक खोजबीन करने के बाद आखिरकार एक कंपनी मिली जो यह काम करने को तैयार थी। हालांकि झाओ मिंगजे झांग यी को इतनी आसानी से जीतने नहीं देंगे।
जैसे ही वहां परियोजना शुरू हुई, झाओ मिंगजे ने लोगों को बाधा डालने के लिए भेजा ताकि निर्माण कार्य में यथासंभव देरी हो सके। बहुत सारे लोगों का होना फायदेमंद था। झाओ मिंगजे ने अपने सभी अधीनस्थों को जुटाकर यह सुनिश्चित किया कि झांग यी द्वारा किए गए हर कार्य में कठिनाइयां उत्पन्न हों। हालांकि झांग यी अपनी किस्मत और भाग्य के सहारे इन बाधाओं को पार कर सकता था, लेकिन उसकी कार्यक्षमता में काफी कमी आ गई। सब कुछ अपने अधीनस्थों को सौंप देने के बाद झाओ मिंगजे को छोटी मोटी बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उन्हें बस रोजाना झांग यी की प्रगति पर जू यू की रिपोर्ट का इंतजार करना होता था और उसकी असफलताओं को देखकर हंसना होता था। दिन बीतते गए और झाओ मिंगजे आपदा आने से पहले होटल में ही समय का आनंद ले रहे थे। वे छत पर लेटे हुए झपकी लेने ही वाले थे कि तभी उनके बगल में रखा फोन वाइब्रेट हुआ। झाओ मिंगजे ने कॉलर आईडी देखी और खुशी के भाव से तुरंत उठकर फोन उठाया। भाईजे, मैंने मिशन पूरा कर लिया है। आश्रय स्थल बनकर तैयार है। अच्छा, मैं अभी आ रहा हूँ। खबर मिलने के बाद कई दिनों बाद झाओ मिंगजे आखिरकार परियोजना का निरीक्षण करने के लिए युएशान आवासीय क्षेत्र में वापस चले गए। जब वह प्रकट हुआ तो उसी इमारत में रहने वाले लोग नाराज नहीं थे, बल्कि उन सभी के चेहरे पर राहत के भाव थे। ली रोंग, शियाओपिंग और काइमिंग पहले से ही नीचे इंतजार कर रहे थे। जब वे तीनों एक साथ ऊपर गए और दरवाजा खोला तो सामने का नजारा देखकर झाओ मिंगजे आश्चर्य से चिल्ला उठा। बकवास। डॉट डॉट डॉट। रुका हुआ।